तो आज हम 68 नंबर से डिस्कस करेंगे पीवाईक्यू। इतनी डिटेल्ड में पीवाईक्यू हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसको कुछ समझ लेते हैं पहले 1-2 मिनट में। कि हम सभी पीवाईक्यू हमेशा सोचते हैं कि पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यू एनालिसिस करेंगे, पर हम करते क्या है कि किसी कोचिंग का मटेरियल उठा लिए और किसी कोचिंग का या बुकलेट उठा लिए जो पीवाईक्यू से रिलेटेड बुकलेट बनाया गया है, हम उसको पढ़ लिए, हमें लगा कि हाँ उससे पीवाईक्यू तैयार हो गया। पर ऐसा होता नहीं है। जब तक आप पीवाईक्यू की थीम एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं कि पीवाईक्यू का डिमांड क्या कह रहा है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें कॉन्सेप्ट होगी नहीं। हम इतनी डिटेल्ड में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि एक बार अगर हम ये 2023 का जैसे अगर पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाता है तो इससे रिलेटेड अब हमें कहीं भी कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? तो अब जो भी कॉन्सेप्ट है हम उस कॉन्सेप्ट को तो समझ ही रहे हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टर्मिनोलॉजी है सब समझ रहे हैं, ताकि उससे फ़ायदा क्या है कि एक तो हमारा पीवाईक्यू का एनालिसिस हो गया, थीम पता चल गया, उससे ज़्यादा सबसे बड़ी बात है कि हम एक सब्जेक्ट का रिवीजन भी कर लिया। अब अगर पीवाईक्यू में 2023 का कर लेंगे तो हर सब्जेक्ट का कुछ ना कुछ पार्ट हमारा रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए हम इतनी डिस्कस और इतनी डिटेल्ड बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है 68 नंबर, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑप्शन, बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना, चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना, विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। अब उपर्युक्त गतिविधियों में से कितने कार्बन अभिग्रहण और व्यक्ति भवन यानी सिक्वेस्ट्रेशन के लिए प्रायः विचार और चर्चा में लाई जाती है? अब हम समझते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम चाहते तो इसका ये दे देते कि ये आंसर है, ऑप्शन केवल बी है, वो आगे बढ़ जाते। पर हमें करना क्या है, या ऑप्शन डी है कि कोई भी नहीं, ऑप्शन सी है, हम आगे बढ़ जाते। पर हमें करना क्या है कि देखना है कि ये कार्बन अभिग्रहण होता क्या है, और फिर विव्यक्ति भवन यानी सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। फिर उसके बाद ये दिया हुआ है कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। तो ये महासागरों की क्षारीयता बढ़ती कैसे है और इसके बढ़ने से क्या रीज़न है। फिर बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल जो है खेतों में बिछाना, इसके बिछाने से क्या होता है। फिर इस अगर तीसरे ऑप्शन की देखें तो विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त CO2 का अभिग्रहण और उसे कार्बोनेटीकृत जल यानी कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना कैसे किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है, ऐसे एनालिसिस करेंगे। तो इसके अब हम देखते हैं कि कार्बन अभिग्रहण होता क्या है। ठीक है, तो अब कार्बन अभिग्रहण और विव्यक्ति भवन यानी CCS यानी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और कार्बन कैप्चर जो होती है यही होती है। तो कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन वायुमंडल या औद्योगिक स्रोतों से जो उत्सर्जित CO2 को पकड़कर उसे किसी भूगर्भीय भंडार या अन्य माध्यमों में अस्थायी रूप से संचित करने के लिए, यानी जो वायुमंडल में CO2 है उसे किसी यंत्र द्वारा हम भूमिगत रूप में या कहीं अस्थायी रूप से स्टोर करें, ताकि हमारा जो वायुमंडल का CO2 है और ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो, ताकि वह जलवायु परिवर्तन में योगदान न करे। यह तकनीकी वैश्विक ताप वृद्धि को सीमित करने के लिए आधुनिक उपाय है। ठीक है, पर्पज़ क्या है, तो वायुमंडल में CO2 की मात्रा घटाना, फिर औद्योगिक उत्सर्जन को कम करना, ठीक है, नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी से निकलने वाले गैसों का नियंत्रण यानी उसका मेंटेनेंस करना कि वो गैस वायुमंडल में ना जाए। ठीक है, अब इसकी प्रोसेस कैसे होती है, तो जैसे कार्बन अभिग्रहण, अब कार्बन कैप्चर, तो CO2 को उत्सर्जन स्रोत से पकड़ा जाता है, जहाँ उत्सर्जन हो रहा है वहाँ से हम उसे कैप्चर करेंगे, पकड़ेंगे, जैसे में ताप विद्युत संयंत्र, सीमेंट उद्योग, स्टील उद्योग, रिफाइनरी, इन सभी से CO2 निकलती है। अब कैप्चर की तकनीकें क्या है, तो पोस्ट कंबसन कैप्चर यानी दहन के बाद जो है गैस मिश्रण से CO2 निकालना। ठीक है, अब जैसे मान ले दहन हुआ, उसमें से जो गैस निकला उसमें से CO2 को हम निकालेंगे। ठीक, उसके बाद प्री कंबसन कैप्चर यानी ईंधन जलाने से पहले गैस मिश्रण में से CO2 को हटाएंगे। ठीक, हाँ, तो ये प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये समझने के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोसेस क्या होता है। वैसे कार्बन अभिग्रहण का मुख्य वो कार्य क्या है कि वो उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़कर जो है उसे भूगर्भीय भंडार या अन्य माध्यमों में अस्थायी रूप से संचित करने की विधि है बात। तो ठीक है, अब इसकी जैसे हम इसकी तकनीकें देख रहे थे, तो पहले तो कैप्चर किया गया, फिर उसके बाद काम क्या रहेगा कि उसको परिवहन किया जाएगा। कहाँ, तो कैप्चर किया गया CO2 को पाइपलाइन या जहाज़ों द्वारा उन स्थानों तक भेजा जाता है जहाँ इसे संचित किया जा सके। ठीक है, अब विविक्ति भवन या भंडारण यानी सिक्वेस्ट्रेशन या स्टोरेज, CO2 की भूमिगत गहराई में दबाव के साथ संचित किया जाता है। अब जैसे कार्बन कैप्चर का मतलब है वो कहीं भी दबाया गया, भूमिगत के अंदर ही नहीं, जहां नीड हो उसे अस्थायी रूप से संचित कर दिया गया। जबकि विविक्ति भवन या भंडारण का मतलब है CO2 को भूमिगत गहराई में दबाव के साथ संचित किया जाता है।
अब भूगर्भीय भंडारण यानी जियोलॉजिकल स्टोरेज का क्या मतलब है, तो समाप्त जो है तेल या गैस भंडार, जैसे मान लेते हैं पहले कोई तेल भंडार था, नीचे गैस भंडार था, उसका उत्खनन हुआ था तो वो समाप्त हो गया, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम CO2 को डाल देंगे ताकि वहाँ स्थायी रूप से रहे। गहरी खारी जलधाराएं, कोयले की परतों, इन सभी में दबा देते हैं। महासागरीय भंडारण क्या होता है, मतलब वही विविक्ति भवन में ही कि CO2 को गहरे समुद्र में छोड़ना, लेकिन पर्यावरणीय खतरे के कारण ये विवादित है अभी कि कभी ना कभी तो ऊपर आएगा या फिर महासागर के धारा चेंज वगैरह हुआ तो इन सभी में दिक्कत है। अब जैविक विविक्ति भवन यानी वृक्षारोपण, मृदा कार्बन भंडारण, मैंग्रोव संरक्षण में CO2 होता है, फिर मृदा कार्बन भंडारण में, फिर वृक्षारोपण, इन सभी कारणों से CO2 की कमी होती है। तो हमारा क्या रहा था कि कार्बन अभिग्रहण यानी कार्बन कैप्चर और विविक्ति भवन यानी अस्थायी रूप से संचित करने के लिए प्रायः कौन सी गतिविधियां लाई जाती है। ठीक है, अब कार्बन कैप्चर के उपयोग और भंडारण देखते हैं। तो कार्बोनेट पेय उद्योग में, बायोफ्यूल उत्पादन में, मेथनॉल या कृत्रिम ईंधन निर्माण में, फिर इन्हांस ऑयल रिकवरी करने के लिए। तो अब एक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कार्बन अभिग्रहण क्या होता है और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये कह रहा है कि बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। क्या बारीक पीसी हुई जो बेसाल्ट है उसे खेतों में बिछाने से कार्बन कम होता है, CO2 की कम होगा, उसके कैप्चर किया जा सकता है। तो देखते हैं, कथन 1 क्या है कि बड़े पैमाने पर बारीक पीसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। विश्लेषण, इसे इन्हांस वेदरिंग टेक्निक कहा जाता है। इन्हांस वेदरिंग टेक्निक कहा जाता है जब बेसाल्ट जैसी ज्वालामुखीय चट्टानें बारीक रूप से फैलाई जाती है, यानी बेसाल्ट जो है वो ज्वालामुखीय चट्टान होती है, वहीं से बेसाल्ट को निकाला जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, तो बारीक रूप से फैलाई जाती है। तो ये CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके जो है अस्थायी खनिज कार्बोनेट बनाती है। यानी जब अगर हम बेसाल्ट को, ये ज्वालामुखीय चट्टान से निर्मित होता है, प्राप्त होता है, तो इसे जब खेतों में बिछाएंगे तो CO2 के साथ रिएक्टिव कर जाएगा और अस्थायी खनिज कार्बोनेट बनाती है, तो CO2 की मात्रा कम जाएगा। तो यह प्रक्रिया वायुमंडल से जो है CO2 हटाने और उसे अस्थायी रूप से संचित करने का एक तरीका है। यह कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की चर्चा में शामिल है, इसीलिए कथन 1 सही है कि बेसाल्ट पीसी हुई का। अब ये अगर हम सीधे इसका आंसर देख लिए रहते तो पता नहीं चलता। अब हम इसकी प्रोसेस समझे कि बेसाल्ट सेल आखिर काम कैसे करती है या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में मदद कैसे करती है। ठीक है, दूसरा हमारा ऑप्शन है कि चूना मिलाकर महासागरों की क्षारीयता बढ़ाना। इसे ओशियन अल्कलाइनिटी इन्हांसमेंट कहा जाता है। ठीक है, महासागर में जो है CaOH या अन्य क्षारीय पदार्थ चूना जैसे लाइम डालने से जो है उसकी pH बढ़ जाती है। ठीक, उसकी क्षारीयता बढ़ जाती है। अब हम जानते हैं जो 7 जिसका pH मान होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 से कम होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक, और 7 से जो ज़्यादा होता है वो अल्कलाइन होता है यानी क्षारीय होता है। तो 7 से ज़्यादा होता है चूना डालने से। तो अधिक क्षारीय महासागर जो है CO2 को वायुमंडल से अधिक अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो यह भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रस्तावित और शोधाधीन उपाय है, शोध के अधीन अभी काम चल रहा है इस पर। फिर कथन 3 देखते हैं कि विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का अभिग्रहण कर उसे कार्बोनेटीकृत जल के रूप में परित्यक्त भूमिगत खानों के अंदर पंप करना। ठीक, अब इसकी विश्लेषण देखते हैं कि भूगर्भीय कार्बन भंडारण यानी जियोलॉजिकल कार्बन स्टोरेज एक सामान्य तकनीक है। पकड़ी गई CO2 के जल में घोलकर गहरी चट्टानों या बंद खदानों में पंप कर दिया जाता है। यानी जो CO2 हम कैप्चर किए थे वायुमंडल से, उसे जल में घोलेंगे और पाइप या किसी भी माध्यम से गहरी चट्टानों या बंद खाद्यानों में पंप कर दिए जाएंगे, जैसे आइसलैंड का कार्बफिक्स प्रोजेक्ट। फिर जहाँ यही है जो CO2 को पानी में घोलकर बेसाल्ट चट्टानों में अस्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी यह दोनों काम एक साथ किया जा रहा है, यह भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का हिस्सा है। ठीक है, तो पहले हम कार्बन कैप्चर किए यानी वायुमंडल से कार्बन को कैप्चर किए, उसके बाद उस कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन यानी विविक्ति भवन यानी उसका भंडारण कर दिया। उसका विविक्ति भवन का मूल अर्थ है स्टोरेज यानी भंडारण। ठीक है, अब अगर ये आप इसकी मतलब नहीं समझोगे विविक्ति भवन या सिक्वेस्ट्रेशन, तो एग्जामिनेशन हॉल में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन अभिग्रहण और विविक्ति भवन के लिए प्रायः विचार में, तो भाई ये तो बहुत अनजाना सा शब्द लगता है कि ये ऐसी कॉन्सेप्ट बुक में जल्दी दी भी नहीं हुई होती है। तो विविक्ति भवन सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन कैप्चर यानी CC, कार्बन कैप्चर का मतलब है हम वायुमंडल से इसको ग्रहण किए CO2 को, फिर उसको क्या किए, विविक्ति भवन प्रोसेस कहलाता है, मतलब उसको कहीं भंडारण कर दिए। ठीक, कहीं अस्थायी रूप से संचित कर दिए। तो पहले कार्बन कैप्चर करना, फिर उसके बाद कार्बन का भंडारण कर देना। ठीक, अब इसकी देखते हैं कि बेसाल्ट सेल क्या होता है और क्षारीयता कैसे बढ़ती है। ठीक है, तो इसके थोड़ा जान लेते हैं। बेसाल्ट सेल यानी बेसाल्ट एक प्रकार की आग्नेय सेल यानी इग्नियस रॉक है जो लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती है। अब जो लावा ऊपर आया वो ठंडा हो गया, ठोस हो गया पृष्ठभूमि पर आकर के, तो वही आग्नेय सेल बनती है। तो एक प्रकार की उसमें आग्नेय सेल में बेसाल्ट सेल भी होती है। ठीक है, ये गहरे रंग की होती है, भारी और लोहे व मैग्नीशियम से भरपूर होती है। ठीक है,
भारी लोहे और मैग्नीशियम से भरपूर होती है। बेसाल्ट सेल भारत के दक्कन ट्रैप क्षेत्र में व्यापक रूप से पाई जाती है क्योंकि वहाँ आग्नेय चट्टानों की मात्रा अधिक है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट्स होते हैं जो वातावरण में CO2 से अभिक्रिया करके अस्थायी खनिज बना सकते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट्स। कार्बन अभिग्रहण में बेसाल्ट का उपयोग किया जाता है, यानी कि CO2 इंजेक्ट करने पर वह रासायनिक रूप से अस्थायी खनिजों में बदल जाती है। ठीक, अब जैसे आइसलैंड में वो हमने प्रोजेक्ट देखा ही। फिर उसके बाद देखते हैं महासागर में जो है जल कैसे घुलाया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः महासागर पहले से ही पृथ्वी के CO2 अवशोषण के सबसे बड़े स्रोत है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन समुद्री जल में जब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो जल अम्लीय हो जाता है। ठीक, अम्लीयता बढ़ने से कोरल रीफ, सेल बनाने वाले जीव, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की हानि होती है। इसलिए वैज्ञानिक यह तकनीक प्रस्तावित करते हैं कि समुद्र की क्षारीयता बढ़ाकर CO2 के अधिक मात्रा में और अस्थायी रूप से बांध सकते हैं, क्योंकि जब अम्लीय होगा तो उसमें के जो भी जैव विविधता है वो उसे नुकसान पहुंचेगी। फिर परित्यक्त भूमि खाद्यान्न किसे कहते हैं? तो अभी यहाँ दे तो रहा है कि परित्यक्त भूमि खानों के अंदर पंप करना। तो इसका क्या मतलब है परित्यक्त भूमि खानों के अंदर? तो इसका मतलब है कि अबेंडन्ड अंडरग्राउंड माइंस, यानी जो पहले उसका यूज करके उसे खत्म किया जा चुका है, अब वो यूज में नहीं है। वह खाद्यान्न जो अब खनिज उत्पादन के लिए प्रयोग में नहीं लाई जाती और जिन्हें छोड़ दिया गया है, वे ये खाद्यान्न प्रायः भूमिगत सुरंगों के रूप में होती है। इन्हीं खाद्यान्नों में क्या करेंगे हम? CO2 का भंडारण करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का। CO2 को संपीड़ित करेंगे और तरल रूप से इन गहराई वाले खानों में पंप किया जाता है। यह तकनीकी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज यानी सिक्वेस्ट्रेशन कहलाता है। अमेरिका और यूरोप यानी बहुत सारे देश इन सभी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन है? तीनों सही है। ठीक, एरियल मेटाजेनोमिक्स साइंस टेक से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति को सही निर्दिष्ट करता है? किसी पर्यावास में वायु से DNA प्रतिदर्शों को एक बार में एकत्र करना, यानी किसी पर्यावास किसी क्षेत्र में जो है वायु से क्या करेंगे हम? DNA, वायु से, अब वायु से DNA प्रतिदर्श का मतलब होता है सैंपल यानी नमूना। तो हम वायु से कैसे नमूना लेंगे और उसको एकत्र कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। पर ऑप्शन यही है कि एरियल मेटाजेनोमिक्स का मतलब है कि किसी पर्यावास में वायु से DNA प्रतिदर्शों यानी DNA सैंपल को एकत्र करना। ठीक, बी में कह रहा है कि किसी पर्यावास की पक्षी जातियों की आनुवंशिक रचना को समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। गतिशील प्राणियों से रुधिर प्रतिदर्श का ये ब्लड सैंपल है इसका इंग्लिश। आप सभी जब अगर हिंदी में PYQ सॉल्व कर रहे हो या एग्जामिनेशन हॉल में, तो जहां अगर टर्मिनोलॉजी में दिक्कत हो तो आप इंग्लिश देख लो। ब्लड सैंपल और रुधिर प्रतिदर्श। ठीक है, तो गतिशील प्राणियों से, जो गतिशील प्राणी है उससे ब्लड सैंपल लेने के लिए वायु वाहित युक्तियों का प्रयोग करना, यानी जो चल रहा है प्राणी उससे जो है हमें ब्लड सैंपल लेना है, तो उसके लिए हवा या वायुमंडल में चलने वाला उपकरण या यंत्र का यूज करना। तो ये भी नहीं होगा। भूमिगत और जल निकायों, भूमितल और जल निकायों से पादप एवं जंतु प्रतिदर्श, यानी ये भी कह रहा है कि जो भूमितल है, सरफेस या जो वाटर बॉडी है, उससे जो है पादप एवं जंतु को का प्रतिदर्श एकत्र करने के लिए, सैंपल एकत्र करने के लिए अगम्य क्षेत्रों में ड्रोन भेजना, यानी ऐसी क्षेत्रों में ड्रोन भेजना जहाँ इंसान नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो अब एरियल मेटाजीनोमिक्स का अर्थ समझते हैं कि क्या है एरियल मेटाजीनोमिक्स। अब ये साइंस टेक की कीवर्ड वाली टर्मिनोलॉजी है कि एक कीवर्ड से अगर उसका बारे में आइडिया हो तो ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते। अब इसकी बेसिक वो मीनिंग देखते हैं कि एरियल का अर्थ होता है वायुमंडल या हवा से संबंधित। मेटाजीनोमिक्स का अर्थ होता है किसी विशेष पर्यावरण में उपस्थित सभी सूक्ष्म जीवों का जीनोमिक विश्लेषण करना बिना उन्हें प्रयोगशाला में अलग उगाए हुए। ठीक है, इस प्रकार देखते हैं कि हवा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के DNA का विश्लेषण करना। हवा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव है, तो क्या मैं यही क्या कह रहा था कि किसी पर्यावास में वायु से DNA सैंपल को एक बार में एकत्र करना, ताकि यह अब जैसे सूक्ष्म जीवों के DNA का विश्लेषण करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि वायुमंडल में कौन कौन से जीवाणु, विषाणु, फफूंद या परागकण या जैविक कण मौजूद है। ठीक है, उसके DNA सैंपल से पता लगाया जा सकता है। या कैसे करता है, तो अब DNA, हवा से DNA कैसे कलेक्ट करेंगे? तो पहले तो सैंपल कलेक्शन होता है कि विशेष उपकरणों से वायुमंडलीय हवा से नमूने लेते हैं। इन नमूनों में धूल, परागकण, जीवाणु, विषाणु आदि सूक्ष्म कण होते हैं। फिर उसके बाद DNA निष्कर्षण किया जाता है। इन नमूनों से सभी सूक्ष्म जीवों का DNA निकाला जाता है। अलग अलग प्रजातियों को अलग अलग नहीं किया जाता है, मतलब अलग अलग प्रजाति को अलग नहीं किया जाता है, एक ही साथ सबको लिया गया, उसका DNA सैंपल अलग अलग कर दिया गया। जीन सीक्वेंसिंग यानी DNA का सीक्वेंसिंग किया जाता है, अनुक्रमण किया जाता है, यानी DNA के कोड को पढ़ा जाता है। अब जैसे ATGC होता था ना, तो उसी तरीके से। फिर इसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल की मदद से विश्लेषित किया जाता है। फिर उसके बाद पहचान किया जाता है कि ये कौन से जीव है, कौन सा विषाणु है, इस तरीके से। ठीक है, तो फिर इसका यूज क्या होता है? तो जलवायु अध्ययन के लिए, फिर कि
रोग निगरानी के लिए यूज हो सकता है, फिर कृषि में यूज हो सकता है, फिर पर्यावरणीय स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान, इन सभी में ये यूज हो सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये कह रहा था माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, कह रहा था कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, सॉरी ये क्वेश्चन कहा गया, सॉरी। तो ये रहा हमारा एरियल मेटाजीनोमिक्स का मतलब क्या हो गया कि वायु से जो है, किसी पर्यावास में वायु से डीएनए सैंपल को एकत्र करके उसकी पहचान करना। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है? माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, अब जिसे सिंपल सीक्वेंस रिपीट्स एसएसआर या शॉर्ट टैंडम रिपीट्स एसटीआर भी कहा जाता है। टैंडम का मतलब होता है लगातार, रिपीट्स का मतलब दोहराव। अब इसकी देखेंगे कि क्या होती है, कैसे काम करती है ये। ठीक, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना, यानी माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो जो प्राणी जात है उनके विभिन्न जातियों यानी अलग अलग जातियों के बीच जो है उनका विकास कैसे हो रहा है, ये संबंधों का अध्ययन करना। तो यही ऑप्शन सही है। ठीक है, बी है स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों यानी विविध जो अलग अलग प्रकार के फंक्शनल टिश्यू में रूपांतरित होने के लिए उद्युक्त करना, यानी स्टिमुलेट करना। तो बिल्कुल ये भी नहीं होगा। अब ये भी देखेंगे कि स्टेम कोशिकाएँ क्या होती है, फिर प्रकार्यात्मक ऊतक का क्या मतलब है स्टेम कोशिकाओं के, फिर उद्युक्त करना, स्टिमुलेट शब्द का मीनिंग क्या है। ठीक, सी में कह रहे हैं उद्यान कृषि के पादपों के कॉलोनी प्रसार को संवर्धित करना, यानी उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि के पादप जो होते हैं उसको कॉलोनी प्रसार करना या क्लोनिंग करना, यानी उसके जैसे सेम उत्पन्न करना बिना बीज का। ठीक, डी किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषधीय परीक्षण का और औषधों की प्रभाविता का आकलन करना। तो यानी किसी जनसंख्या में जो है लगातार औषधि परीक्षण करेंगे, यानी दवाओं की जांच करेंगे और उस दवा की देखेंगे कि प्रभाव क्या हो रहा है, तो उसी का आकलन करना। तो ये भी नहीं है। ऑप्शन ए है प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करना, यानी मनुष्यों में या किसी प्राणी जात में अलग अलग जातियों के बीच जो है विकास संबंधों का अध्ययन करना है। ठीक है, अब देखते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। हमारे डीएनए का वह हिस्सा होता है जो 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए के अक्षर जैसे एटीजीसी बार बार लगातार दोहरा जाए, यानी ये लगातार रिपीट होते रहता है, वही माइक्रो सैटेलाइट डीएनए होता है। और वो भी छोटे छोटे जैसे 2 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स ही होते हैं। अब देखते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर डीएनए का कोई हिस्सा इस तरह दिखता है जैसे सी ए लगातार रिपीट हो रहा है, यानी तो इसीलिए शॉर्ट टैंडम यानी कम समय में लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए एस शॉर्ट टैंडम रिपीट एसटीआर कहा जाता है। यानी शॉर्ट मतलब लघु अवधि में, टैंडम मतलब लगातार और रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो सीए का बार बार दोहराव है, यह माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। ठीक है, इसे सैटेलाइट डीएनए क्यों कहा जाता है? डीएनए के कुछ हिस्सों में बार बार दोहराए जाने वाले अनुक्रम यानी रिपीटेटिव सीक्वेंस पाए जाते हैं जो सामान्य डीएनए से अलग होते हैं, जो सामान्य डीएनए नॉन रिपीटेटिव होता है। ठीक है, जबकि माइक्रो सैटेलाइट या सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो रिपीटेटिव होता है। अब सैटेलाइट डीएनए भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो देखेंगे। तो सामान्य डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में क्या अंतर है? तो सामान्य डीएनए नॉन रिपीटेटिव होता है जबकि सैटेलाइट डीएनए रिपीटेटिव होता है। इन्हें उपग्रह डीएनए कहा जाता है क्योंकि ये मुख्य जीनोम से घनत्व के आधार पर अलग किए जा सकते हैं, यानी ये जो मेन जीनोम है उसे डेंसिटी के आधार पर इसे अलग किया जा सकता है, इसीलिए इसे उपग्रह डीएनए कहा जाता है। ठीक है, ये है रहा सैटेलाइट डीएनए का प्रकार, यानी माइक्रो सैटेलाइट जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, फिर मिनी सैटेलाइट यानी मैक्रो सैटेलाइट। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, मिनी मतलब लघु सूक्ष्म से बड़ा, और फिर मैक्रो का मतलब होता है लघु से बड़ा यानी मध्यम। ठीक, तो माइक्रो, मिनी और फिर मैक्रो। अब देखते हैं माइक्रो सैटेलाइट डीएनए 2 से 6 बेस पेयर ही होते हैं, यानी छोटे छोटे होते हैं जैसे ए सी डी। वैसे शॉर्ट टैंडम से फिट होती है जैसे सी ए या जी ए टी। ठीक है, जी ए टी ए इस तरीके की होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मिनी सैटेलाइट यानी इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, 10 से 60 बेस पेयर होगा, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स होगा। ठीक है, सॉरी वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स मतलब जैसे ए जी सी टी फिर टी ए जी सी, अलग अलग जैसे एक ही को उल्टा कभी सीधा कभी उल्टा इस तरीके से रिपीट होता है बार बार। एक जैसा नहीं होगा, अलग अलग होगा पर रिपीट होते रहेगा वो भी। ये एक जैसा होता है और जल्दी जल्दी रिपीट होता है, इसीलिए शॉर्ट टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। इसे अलग अलग होता है इसीलिए वेरिएबल टैंडम रिपीट्स बोलते हैं। ठीक है, मैक्रो सैटेलाइट यानी 100 प्लस होता है, ये लॉन्ग रिपीट्स होता है, जीनोम के बहुत बड़े रिपीटेटिव क्षेत्र होता है ये। अगर अंतर देखें हम तो ये लंबाई में माइक्रो छोटा, मिनी उससे बड़ा, मैक्रो उससे बड़ा। पुनरावृत्ति की संख्या
5 से 50 बार, 10 से 100 बार, सैकड़ों बार रिपीट होते रहते हैं। स्थान जो है ये पूरे जीनोम में बिखरे होते हैं। ये टेलोमियर या सेंट्रोमियर के पास होता है। अब ये कहाँ होता है, जैसे अब देखते हैं ये हमारा इस तरीके का क्रोमोसोम होता है, तो ये जो होता है ये सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, या टेलोमियर इसे कहते हैं, तो यही होता है। सॉरी ये टेलोमियर, सेंट्रोमियर नहीं, ये सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम यहाँ होती है, ये होती है, ये टेलोमियर और सेंट्रोमियर ये होती है, ठीक। ये साइड वाली भाग ये क्रोमोसोम है पूरा, बीच वाले को सेंट्रोसोम कहते हैं जो केंद्र में होता है, और ये टेलोमियर है, सेंट्रोमियर ये होती है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सी, तो मिनी सैटेलाइट जो है टेलोमियर या सेंट्रोमियर के पास होता है। सेंट्रोमियर क्षेत्र में मैक्रो सैटेलाइट केवल सेंट्रोमियर क्षेत्र में होता है ऊपर। फिर अब देखते हैं इसका उपयोग क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जेनेटिक मेकर यानी ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में इसका मिनी सैटेलाइट। फिर क्रोमोजोमल स्टडी के लिए किया जाता है, तो ये तो होगा ही। ये STR शॉर्ट टेंडम, ये वेरिएबल टेंडम और ये लॉन्ग रिपीट्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसकी आगे का प्रोसेस कि ये इमेज में देखते हैं कि कैसे। तो ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ये सेंट्रोसोम होता है, यहाँ टेलोमियर और सेंट्रोमियर होता है। ये डीएनए इससे निकाला गया, डीएनए एक्सट्रैक्शन किया गया। ये है माइक्रो सैटेलाइट, ये है मिनी सैटेलाइट इसी से, और ये है मैक्रो सैटेलाइट। 100 से ज़्यादा बेस पेयर होते हैं, ठीक है। शॉर्ट रैंडम रिपीट मतलब छोटे दोहराए जाने वाले अनुक्रम होते हैं। वेरिएबल नंबर मतलब वही विभिन्न संख्या में लगातार दोहरा होते जा रहे हैं, ठीक। अब इसका ये इंपॉर्टेंस क्यों है, तो देख लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या फॉरेंसिक आइडेंटिफिकेशन के लिए, यानी डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग करना हो या फॉरेंसिक जांच करना हो, फॉरेंसिक पता लगाना हो, प्रत्येक व्यक्ति के माइक्रो सैटेलाइट पैटर्न जो है अलग अलग होती है। माइक्रो सैटेलाइट पैटर्न जो है हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, इसीलिए यह व्यक्ति की पहचान के लिए उपयोगी है, क्योंकि ह्यूमन का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है, व्यक्ति की पहचान किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अपराध की जाँच के लिए यानी फॉरेंसिक साइंस के लिए, पितृत्व परीक्षण यानी पैटर्निटी टेस्टिंग के लिए, कृषि और जैव विविधता अध्ययन के लिए भी, पशु और पौधों की जातीय विविधता को जानने में मदद करता है। क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसका उपयोग होता है, ठीक है। अब रोग अध्ययन के लिए भी कि कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे कि हंटिंगटन डिजीज या फिर फ्रेजाइल सिंड्रोम होता है जो माइक्रोसेटेलाइट से असामान्य रूप से दोहराव होती है, ठीक है। पॉपुलेशन इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स यानी विभिन्न मानव समूहों या प्रजातियों या जीवों के बीच अनुवांशिक दूरी अध्ययन करने में, ठीक है, या इवोल्यूशनरी उसका विकास कैसे हुआ वो समझने के लिए, ठीक है। तो हमारा पहला क्या था कि प्राणी जात के विभिन्न जातियों के बीच विकासपरक संबंधों का अध्ययन करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ विभिन्न मानव समूहों की प्रजातियों का या फिर प्रत्येक व्यक्ति के माइक्रो सैटेलाइट पैटर्न अलग अलग होते हैं, इसीलिए व्यक्ति की पहचान के लिए भी और उसके विकास अलग अलग तरीके से कैसे हुए ये जानने के लिए होता है, ठीक है। अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट है स्टेम कोशिकाओं। ये समझेंगे इसे डिटेल में। स्टेम कोशिका क्या होता है इसे समझते हैं कि उद्यान कृषि के पादपों के कॉलोनी प्रसार को समर्थित करना, ठीक है। कॉलोनी प्रसार क्या होता है वो भी देखेंगे और उद्यान कृषि में कैसे करेंगे। तो उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी कृषि, ठीक है, जैसे ये सब हो गए। कॉलोनी प्रसार क्या होता है, यानी किसी पौधे के एक ही माता पिता पौधे से जैविक रूप से समान नए पौधे बनाना बिना बीज का। क्या किए कि अब जैसे ये पौधे हैं, हम यहाँ डाली में एक कलम टाइप की होती है लगा दिए, इसको फिर जब ये जड़ आ गया तो कहीं लेकर रोप दिए, तो ये भी तो क्लोनिंग ही हो गया। तो इसे वेजिटेटिव वो प्रोपेगेशन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब बीज का प्रयोग न करके पौधे के किसी भाग जैसे तना, जड़, पत्ती, कलिका आदि से नए पौधे तैयार करना, ठीक है। जैसे हम पहले ये नर्सरी में कलम लगती है कि एक पौधा है, इसकी डाली निकली, हम इस डाली में यहाँ पे ये मिट्टी लगा दिए, कुछ दिन बाद ये क्या करेगा इसमें ज़्यादा जाएगा, यहाँ से इसे काट करके हम पौधे लगा देंगे, तो ये क्लोनिंग हो जाएगा, असेक्सुअल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए गन्ना है, आलू है, केला है, गुलाब है, मनी प्लांट है, ये सब क्लोनल रूप से बढ़ाए जाते हैं, यानी ये सभी क्लोनल रूप से बढ़ाए जाने वाले पौधे हैं। जो नया पौधा बनता है वह मूल पौधों की हूबहू प्रति होता है, ठीक। तो हमारा ये हो गया, इसका मतलब पता चल गया कि उद्यान कृषि के पादपों के क्लोनी प्रसार को संवर्धित करना, यानी बिना बीज के जो है सेम पौधा सेम वो प्लांट तैयार करना, तो वैसे ही होता है। फिर अब बी देखते हैं, स्टेम कोशिकाओं को विविध प्रक्रियात्मक ऊतकों के रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना। तो अब स्टेम कोशिकाएं क्या होती है, स्टेम कोशिकाएं ऐसी विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनमें दो मुख्य क्षमताएं होती है। अब वो कौन कौन क्षमता है, सेल्फ रिन्यूअल यानी स्वयं को पुनः उत्पन्न करना, यानी बस स्वयं को अपने आप को उत्पन्न कर सकता है यदि नष्ट हो गया या खराब हो गया तो, या अपनी जैसी एकदम सेम टू सेम बना सकता है, या अपनी जैसी नई कोशिकाएं बनाती रहती है, ठीक है। अब डिफ्रेंसिएशन दूसरा है, यानी विशिष्ट कोशिकाओं में परिवर्तित होना। एक तो स्वयं सेल्फ रिन्यूअल यानी स्वयं को पुनः उत्पन्न करना, अपने जैसे एकदम बनाना, और दूसरा अलग अलग कोशिकाओं में वो परिवर्तित हो जाता है। यह शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिका में बदल सकती है, जैसे मांसपेशी, तंत्रिका, रक्त, त्वचा आदि, इन किसी भी प्रकार। अब जैसे मान लेते हैं कि ये कोई छोटा सेल है, ठीक है,
भ्रूण सेल है मान लेते हैं। अब ये कभी मसल सेल्स में बदल सकता है, किसी भी प्रकार के तंत्रिका सेल में बदल सकता है, ब्लड सेल में जा सकता है। तो ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार के सेल में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुख्य प्रकार क्या होते हैं स्टेम सेल्स के। तो भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं, ये याद रखने योग्य है कि एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, ठीक, यानी भ्रूण एम्ब्रायो के प्रारंभिक विकास चरण से ली जाती है। जो भ्रूण का जो प्रारंभिक विकास है उस समय इसको ली जाती है भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं। इनमें शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं बनाने की क्षमता होती है। ठीक है, जैसे IVF प्रयोगशालाएं में प्रारंभिक भ्रूण से लिया जाता है और प्रारंभिक भ्रूण का निर्माण किया जाता है। फिर वयस्क स्टेम कोशिका यानी एडल्ट सोमैटिक सेल, ठीक है, ये शरीर के विकसित तत्वों जैसे अस्थि मज्जा, यानी इसको बोन मैरो बोलते हैं, ब्लड, त्वचा हो गया आदि में पाई जाती है। इनकी क्षमता सीमित होती है। ये बोन मैरो, लीवर, स्किन ये बहुत ज़्यादा नहीं बना सकते, यानी कोई भी सेल नहीं बना सकता। भ्रूणीय स्टेम सेल जो होता है वो कोई भी सेल बना सकता है। ठीक है, पर वयस्क में ये सीमित क्षमता होती है। ठीक है, अब प्रेरित बहुप्रति सामर्थ्य स्टेम कोशिकाएं होती है, यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यानी IPSC। वैज्ञानिक सामान्य कोशिकाओं जैसे त्वचा कोशिकाओं को जीन तकनीकी से फिर से स्टेम कोशिका में बदल देते हैं। लैब में कृत्रिम रूप से निर्मित होता है, यानी इसे इंड्यूस्ड करके, प्रेरित करके, इंड्यूस्ड करके क्या किया कि जैसे अब सामान्य कोशिका है उसको क्या किया, जीन तकनीकी से जो है फिर से स्टेम कोशिकाओं में बदल देते हैं, यानी फिर से वो अपने जैसा या फिर जो उत्पन्न करना चाहे वो उत्पन्न कर सकता है। नाल रक्त स्टेम कोशिका यानी कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल्स बच्चे के जन्म के बाद जो है गर्भनाल यानी अम्बिलिकल कॉर्ड से रक्त से प्राप्त होती है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बैंक्स का इसे निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो हमारे कितने प्रकार के हो गए, एक भ्रूणीय, एक वयस्क, एक प्रेरित बहुप्रति सामर्थ्य यानी इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट, और फिर नाल रक्त स्टेम हो गया। ठीक है, अब एक इसी में होती है कि प्लूरिपोटेंट हो गया यानी फिर मल्टीपोटेंट हो गया, यानी बहुत सारा बनाने में सामर्थ्य, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसी के बेस पे वो हम समझ जाएंगे। ठीक है, अब स्टेम कोशिकाओं की विभेदन क्षमता, अब जैसे देखते हैं टोटीपोटेंट, यही है कि पूरे जीवन को बनाने में सक्षम, जैसे जायगोट, ये टोटीपोटेंट होता है, यानी टोटी का मतलब टोटल, अब पोटेंट का मतलब पोटेंशियल। तो टोटल बनाने में इसकी कोई भी कोशिका, यानी इसकी इतनी पोटेंशियल होती है कि टोटल कोशिका बना सकता है, इसीलिए इसे टोटीपोटेंट बोलते हैं। प्लूरिपोटेंट यानी प्लूरी मतलब प्लूरल, बहुत सारा, और पोटेंट मतलब पोटेंशियल। तो शरीर के लगभग सभी कोशिकाएं बना सकती है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, यानी टोटीपोटेंट जो है पूरे जीव को बनाने में सक्षम है, यानी एक पूरा जीव ही तैयार कर देगा। वो जायगोट, जैसे एग्जाम्पल जायगोट होता है, जायगोट पूरे जीव को तैयार कर सकता है। प्लूरिपोटेंट शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं बना सकती है एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स, एम्ब्रायोनिक यानी भ्रूण से जो लिया गया है वो। मल्टीपोटेंट यानी सीमित प्रकार की कोशिकाएं बना सकती है, जैसे एडल्ट स्टेम सेल, बोन मैरो, ब्लड सेल्स, ये सब होते हैं। यूनिपोटेंट एक विकल्पी यानी केवल एक ही प्रकार की कोशिका बना सकती है, जैसे मसल स्टेम सेल। तो टोटीपोटेंट में जायगोट एग्जाम्पल हो गया कि पूरा जीव ही बना सकता है। प्लूरिपोटेंट में भ्रूण का वो कोशिका हो गया एम्ब्रायोनिक, जो शरीर की लगभग सभी कोशिकाएं बना सकता है लेकिन पूरा जीव नहीं बना सकता है। मल्टीपोटेंट में पूरा तो नहीं पर सीमित प्रकार के बना सकता है, जैसे कुछ ज़्यादा बना सकता है। यूनिपोटेंट में केवल एक ही बना सकता है, मसल स्टेम सेल। ठीक है, अब जैसे मान लेते कि एक सेल है, तो ये अब जायगोट वाली सेल है तो एक प्रकार की पूरा जीव ही बना देगा, ठीक, ऐसे एक प्रकार की। पर अगर ये प्लूरिपोटेंट है तो ये क्या करेगा, कुछ बहुत सारा शरीर की सारी कोशिका बना देगा पर जीव नहीं बनाएगा। और ये है तो ये कम बनाएगा, ये ज़्यादा नहीं बनाएगा, और ये केवल एक ही बनाता है। ठीक, तो स्टेम कोशिकाओं के उपयोग क्या है, तो पुनर्जनन चिकित्सा यानी रीजनरेटिव मेडिसिन, जैसे क्षतिग्रस्त ऊतक या अंग, जैसे हृदय, लीवर, त्वचा को पुनः विकसित करना। जैसे मान लीजिए आपका लीवर खराब हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, तो क्या करेंगे हम, स्टेम कोशिकाओं से जो है वो तो हम क्या यूज कर सकते हैं, या तो हम प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट कोई भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम हृदय, लीवर ये सब बना करके फिर दोबारा आपको वो स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, कैंसर उपचार के लिए अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण द्वारा ल्यूकेमिया आदि रोगों में किया जाता है। दवा परीक्षण यानी नई दवाओं को, अब जैसे मान लेते हैं नई दवा बना, अब किसी व्यक्ति को परीक्षण करने के बजाय हम क्या करेंगे कि किसी वो स्टेम सेल से कोई जैसे लीवर बना दिए या फिर हृदय बना दिए और उस पर परीक्षण कर रहे हैं, तो कोशिकाओं पर परीक्षण करने के लिए। न्यूरो डिजनरेटिव रोग यानी पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में अनुसंधान जारी है अभी इस चीज़ के लिए। अंग निर्माण में ऑब्वियसली बात है, भविष्य में प्रयोगशालाओं में लैब ग्रोन ऑर्गेनिज्म बनाने में उपयोग किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है लैब ग्रोन मीट। अब कोई जैसे किसी को मांस खाने की शौक है पर वो किसी जीव को मारना नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे, एक कोशिका से लैब में वो सेल तैयार कर दिया जाएगा और उसका पूरा अंग तैयार कर दिया जाएगा, तो इसीलिए उसे मीट तरीके से तो लैब ग्रोन मीट भी कहा जाता है उसे मांस खाने के लिए। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा क्या कह रहा था कि स्टेम कोशिकाओं जो है, स्टेम कोशिका समझ गए कि क्या होता है, ठीक, को विविध प्रकार्यात्मक ऊतकों में रूपांतरित होने के लिए उद्दीप्त करना। अब प्रकार्यात्मक ऊतक का मतलब होता है कि वे है जो शरीर में कोई विशेष कार्य करते हैं, जैसे ऊतक का नाम मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका, यानी विभिन्न प्रकार के ऊतकों में निर्माण करने के लिए स्टेम कोशिका को उद्दीप्त करना, स्टिमुलेट करना, यानी या इंड्यूस करना। जैसे किसी कोशिका को किसी विशेष दिशा में विकसित होने के लिए सक्रिय संकेत देना। इसका मतलब है कि जैसे मान लीजिए अब सेल है, तो इसको लीवर में विकसित होने के लिए कुछ ऐसा करेंगे कि ये लीवर बन जाए। फिर इसको अगर मांस वो मसल्स न्यूरॉन्स में कुछ विकसित करना है तो उसके लिए अस्थि मज्जा बनाना है तो उसके लिए विकसित कर देंगे, ठीक है। तो ये रासायनिक पदार्थों से केमिकल वो होता है। फिर जीन नियंत्रण से होता है कि एक स्पेशल जीन डालेंगे ताकि वो लीवर बने। तो ये सब, और भौतिक परिस्थितियों से जैसे तापमान, ऑक्सीजन, ये सब तो उसके फैक्टर तो होते ही है, ठीक है। अब हम क्लोनिंग की बात करते हैं। क्लोनिंग और स्टेम सेल में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए हम ये बातें कर रहे हैं अभी। किसी जीव की अनुवांशिक रूप से समान प्रति, अब जैसे हमने पढ़ा कि हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी फसल का जो है, बागवानी पेड़ पौधे का समान रूप से तैयार करना, क्लोनी प्रवर्धन करना, तो यानी डीएनए पूरी तरह एक जैसा हो। इस प्रक्रिया को सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर कहते हैं। सोमैटिक का मतलब होता है अलैंगिक सेक्स, अलैंगिक प्रजनन, यानी जो असेक्सुअल हो, ठीक है, रिप्रोडक्शन के माध्यम से ना हुआ हो, अलैंगिक तरीके से हुआ हो, शरीर के किसी अन्य भाग से हुआ हो, ये स्पर्म और वो अंडाणु से नहीं हुआ हो, ठीक है। यानी देह कोशिका का नाभिक स्थानांतरण द्वारा क्लोन बनाना, ठीक है, सेक्सुअल प्रोसेस से नहीं। क्लोनिंग की प्रक्रिया कैसे है? देह कोशिका लेना, यानी सबसे पहले मान लेते हैं कि ये है, ठीक। अब ये देह कोशिका है, सबसे पहले उस जीव से एक सामान्य देह कोशिका जैसे त्वचा या मांसपेशी की कोशिका ली जाती है जिसे क्लोन बनाना है। इस कोशिका में पूर्ण डीएनए होता है, ठीक है। अंडाणु कोशिका लेना, अब किसी मादा जीव से मान लेते हैं अंडाणु कोशिका लिए, ठीक, ये नॉर्मल है और ये अंडाणु कोशिका है, ठीक है। अब किसी मादा जीव के अंडाणु को लिया जाता है, इस अंडाणु का नाभिक और इसके बीच में जो नाभिक है जिसमें डीएनए होता है उसे हम निकाल दिए, ठीक है, रिमूव कर दिए ताकि उसमें कोई अनुवांशिक पदार्थ ना बचे, ठीक है। अब नाभिक का स्थानांतरण, अब देह कोशिका के नाभिक को लेकर जो है इस अंडाणु में, अब इसमें जो न्यूक्लियर था ये इसका हटा दिए और इसका इसमें डाल दिए, ठीक, क्योंकि ये अंडाणु कोशिका है और ये नॉर्मल कोशिका है। तो अब किसी ये दूसरे को लिए और ये कोशिका किसी और से लिए, अब इसमें क्या किए, ये नाभिक डाल दिए। एक बार ठीक से समझते हैं कि ये नॉर्मल सेल हो गया, ये अंडाणु सेल हो गया जिससे हम बच्चे पैदा करते हैं। अब इसकी क्या किए, न्यूक्लियर हटा दिए, जो डीएनए होती है वो हटा दिए, इसकी न्यूक्लियर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिए, ठीक। अब यह अंडाणु उस मूल जीव का आनुवंशिक रूप ले लेता है। अब यह अंडाणु जो क्या करेगा, इस जीव का जो मूल जीव जहाँ से हम कोशिका लिए थे, जैसे मान लेते ये गाय से लिए थे, तो अब गाय जैसा ये रूप धारण करने लगेगा। इसका डीएनए अब क्लोन बनने वाले जीव के समान हो जाता है, ठीक है। अब लास्ट में जो है इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन करते हैं। इस संशोधित अंडाणु को हल्की विद्युत झटका दी जाती है जिससे वह भ्रूण की तरह विभाजित होने लगे। अब जैसे ही इसको हम, ये एक बन गया कि इसमें एग किसी और का है और इसकी न्यूक्लियस किसी और का है, अब इसको हम विभाजित करेंगे, ठीक, अलग अलग में, उसी तरह बढ़ने लगता है जैसे प्राकृतिक गर्भधारण में होता है, ठीक है। अब भ्रूण का आरोपण, अब इस बढ़ते हुए भ्रूण को, जो ये बढ़ने लगा भ्रूण, इस बढ़ते हुए भ्रूण को किसी सरोगेट मादा के गर्भाशय, अब मान ले किसी अन्य वो गर्भाशय में डाल दिए किसी अन्य जीव के, कुछ समय बाद वही भ्रूण एक नवीन जीव के रूप में जन्म लेता है, ठीक। यानी इसमें 3 प्रोसेस होती है कि पहला, दूसरा और तीसरा। ये एग है और ये सामान्य से इसका हटा दिया गया, इसमें ट्रांसफर, और इसका इसके किसी गर्भाशय में डाल दिया गया, ठीक। क्लोनिंग के प्रमुख प्रकार में देख तो जीन क्लोनिंग यानी किसी जीन या डीएनए अनुक्रम की प्रतिलिपि तैयार करना, जीन की, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब जैसे मान लेते हैं कि ये जीन है तो सेम प्रतिकृति तैयार करना। कोशिका क्लोनिंग यानी किसी सेल की क्लोनिंग करना, अब जैसे मान लेते हैं ये लीवर सेल है तो उसकी क्लोनिंग बना देना। प्रजनन क्लोनिंग यानी किसी संपूर्ण जीव का क्लोन बनाना, जैसे डॉली भेड़ का बनाया गया था। चिकित्सकीय क्लोनिंग, मानव उत्कों या अंगों के पुनर्निर्माण हेतु स्टेम सेल प्राप्त करना, ठीक है। अब यही रिलेट करता है कि चिकित्सकीय क्लोनिंग में स्टेम सेल प्राप्त करने के लिए मानव उत्कों या अंगों के पुनर्निर्माण हेतु स्टेम सेल प्राप्त करना, जैसे एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल क्लोनिंग, जैसे अब एम्ब्रायोनिक है वो अब सेम जैसे बना दे रहा है, यही रिलेशन है क्लोनिंग और स्टेम सेल में, ठीक है। यानी कि क्लोनिंग ब्रॉड रूप है और उसके अंदर वो स्टेम सेल शामिल होता है, ठीक है। अब दोनों का संबंध कैसे है, तो क्लोनिंग की प्रक्रिया में स्टेम कोशिकाओं की क्षमता का उपयोग किया जाता है। जब किसी जीव का क्लोन बनाया जाता है तो भ्रूण बनने के शुरुआती चरण में एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल बनती है, ठीक है। अब जैसे किसी जीव को क्लोन बनाया गया तो जैसे अब भ्रूण बन रहा है, वो अभी विकसित हो रहा है, तो उसके शुरुआती चरण में कौन सा एम्ब्रायोनिक यानी भ्रूणीय स्टेम सेल का उपयोग किया जाएगा। इन्हीं कोशिकाओं को प्रयोगशाला में अलग कर किसी भी प्रकार की उत्तक कोशिकाएं बदला जा सकता है, सही बात है। स्टेम कोशिका बराबर क्लोनिंग की बुनियादी ईंट, ठीक है।
इसे थेरेप्यूटिक क्लोनिंग कहा जाता है, यानी थेरेप्यूटिक क्लोनिंग ही वह बिंदु है जहाँ स्टेम सेल और क्लोनिंग आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, अब थेरेप्यूटिक क्लोनिंग क्या होता है, तो इसमें क्लोनिंग तकनीक का उपयोग किसी व्यक्ति की स्टेम कोशिकाएं बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लेते हैं ये सेल है, तब इसके क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से क्या करेंगे, सेम बना देंगे, सेम सेल बना देंगे। जैसे अब ये लीवर था तो इसे भी लीवर में बना दिया गया, ताकि बीमार या क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत या अंगों का पुनर्निर्माण किया जा सके। तो ये हमारा एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एक साइंस टेक का एक सब्जेक्ट भी हमारा रिवाइज हो गया, एक टॉपिक कि माइक्रोसेटेलाइट डीएनए क्या होती है। फिर उसके बाद प्राणी जात में विकासपरक संबंध का अध्ययन करता है तो कैसे करता है, स्टेम सेल क्या होता है, प्रकारात्मक ऊतक में कैसे रूपांतरित होता है और कैसे स्टिमुलेट होता है। अब उद्यान कृषि में क्लोनी प्रसार कैसे होता है, फिर क्लोन भी पढ़ लिए। अब ये तो नॉर्मल है कि किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औषधि परीक्षण के लिए तो ये ऑप्शन की एनालिसिस नीड नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा फिर अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ी डिटेल्ड होती है पर इससे आपका हर सब्जेक्ट का एक रिवीजन भी हो जाता है, और इसके बाद आपको उस PYQ के लिए कहीं भी कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, और नेक्स्ट टाइम आप भूलोगे भी नहीं। इतनी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास यानी MSME अधिनियम 2006 MSMED यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट, ठीक है, के अनुसार जो है जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है वो मध्यम उद्यम कहलाते हैं। यानी ये कह रहा है कि मध्यम उद्यम वो है जो 15 से लेकर 25 करोड़ के बीच में निवेश करते हैं, और टर्नओवर कितना है वो नहीं बता रहा, पर निवेश जो है इसका 15 से 25 करोड़ के बीच में। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हो यानी MSME को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन आ रहा है। अब इसमें हमें समझना क्या है, इसमें कौन से सही है, ठीक। तो अब ये हम समझेंगे कि ये अधिनियम क्या होता है, MSME अधिनियम 2006 का प्रोविज़न क्या है, फिर मध्यम उद्यम क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि फिर लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्यम क्या होता है, ताकि फिर अगली बार जब क्वेश्चन आए तो यह मध्यम उद्यम है, लघु और सूक्ष्म समझ में आ जाए मुझे। निवेश कितना करता है, टर्नओवर कितना होता है वो समझेंगे। फिर इस उद्यमों के लिए सभी बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन है। अब ये प्राथमिक क्षेत्र का मतलब क्या है वो समझेंगे। फिर बैंक ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अधीन योग्य कैसे है देखते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन थोड़ी डिटेल्ड है, इकोनॉमिक्स की है तो समझना पड़ेगा। अब जैसे हम देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ MSME 2000 बजट 2025-26 का है, ठीक है, February 1 2025 को जारी हुआ था। अब माइक्रो यानी जो है MSME हम पढ़े थे, तो इससे M से ये, S से स्मॉल, M से मीडियम, ठीक है, और इंटरप्राइजेज उद्यम। तो माइक्रो इंटरप्राइजेज जैसे अब पहले क्या था ये करंट में, इससे पहले 2025-26 से पहले 1 फरवरी से पहले कि 1 करोड़ रुपया निवेश करते थे और टर्नओवर 5 करोड़, आप मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए अगर आपका माइक्रो इंटरप्राइज है यानी आपका सूक्ष्म उद्यम है, आपका जो उद्योग कर रहे हैं वो सूक्ष्म है, तो आप 1 करोड़ निवेश करोगे और 5 करोड़ प्राप्त करोगे सालाना। स्मॉल में आप 10 करोड़ निवेश करोगे और 50 करोड़ प्राप्त करोगे मैक्सिमम। फिर मीडियम में क्या है कि आप 50 करोड़ निवेश करोगे और 250 करोड़ तक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको मीडियम कहा जाएगा। अब माइक्रो की परिभाषा क्या दिया गया है कि यदि आप मिनिमम या मैक्सिमम जितने भी है, यदि आप 2.5 करोड़ निवेश करते हैं तो आप माइक्रो इंटरप्राइजेज में आएंगे, और आपका टर्नओवर यदि 10 करोड़ है तो भी आप माइक्रो इंटरप्राइजेज में आएंगे, यानी आपका उद्यम जो है वो सूक्ष्म उद्यम है। स्मॉल क्या है कि यदि आप 25 करोड़ रुपये निवेश करते हैं और 100 करोड़ रुपए प्राप्त करते हैं तो आपको स्मॉल में काउंट किया जाएगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि 15 से 25 करोड़, तो वो गलत हो गया क्योंकि ये तो उस समय भी 10 करोड़ था और 50 करोड़ है। मीडियम में क्या है, उस समय भी 50 करोड़ है, अब तो 125 करोड़ कर दिया कि मीडियम में यदि आप 125 करोड़ रुपए का, तो याद करने के लिए रिवाइज वाली ज़रूरी है, वो करेंट की या पहले वाली इसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप यदि 125 करोड़ निवेश करते हो और 500 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर आपका सालाना आता है तो आप मीडियम हो गए, यानी माइक्रो में 2.5 करोड़ और फिर 10 करोड़, फिर उसके बाद स्मॉल में 25 करोड़, फिर ये 100 करोड़, मीडियम में 125 करोड़ और ये 500 करोड़। अब आप देखें एक कैलकुलेशन देखें तो माइक्रो में क्या करें, 2.5 करोड़ निवेश तो उसके 4 गुना आनी चाहिए। फिर स्मॉल में 25 करोड़ निवेश कर रहे तो उसके 4 गुना टर्नओवर होना चाहिए, यानी 25 का 100। मीडियम में आप 125 करोड़ तो उसके 4 गुना यानी 500 करोड़। तो आप केवल ये याद रखें कि 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़, उसके 4 गुना आप कर दीजिएगा, तो आपको ये याद रखने की नीड नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं MSME क्या होता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कैसे,
तो यह रोजगार, निर्यात और नवाचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीडीपी में योगदान जो है इसका लगभग 30%, यानी यह जीडीपी में कितना परसेंट, 30% योगदान देता है। कुल निर्यात में 48%, यानी यही उद्यम योगदान देता है। यानी जीडीपी डेवलपमेंट में जो है रोजगार, निर्यात या नवाचार या उसके जो भी है वो एमएसएमई का योगदान है 30%, फिर कुल निर्यात में 48%, रोजगार में लगभग 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। इसीलिए तो इसे रीढ़ कहा जाता है अर्थव्यवस्था की। कुल उद्योग की संख्या लगभग 6.3 करोड़ इकाइयाँ, जो इतने यूनिट्स स्थापित किए जा चुके हैं, उद्योग स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इन्हें बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, अब अधिनियम देखते हैं 2006, यानी एमएसएमई इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट 2006। इसका पर्पस क्या है, तो एमएसएमई क्षेत्र में प्रोत्साहन, डेवलपमेंट यानी विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता यानी कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ावा देने हेतु एक कानूनी ढांचा, लीगल फ्रेमवर्क प्रदान करना है। यह एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। लागू होने की तिथि 2 अक्टूबर 2006, यानी 2 अक्टूबर गांधी जयंती, और 2006 से ये पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, सॉरी, इस दिन गांधी जयंती के साथ लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन होता है, पर हम भूल जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी को। फिर उसके बाद है, अब ये देखते हैं कि क्या एमएसएमई जो है प्राथमिक क्षेत्र के लिए सभी बैंक ऋण योग्य है। यानी हमारा ऑप्शन क्या था, ये था हमारा ऑप्शन कि सूक्ष्म लघु यानी एमएसएमई को दिए गए जितने भी ऋण है, यानी एमएसएमई को कोई ऋण दिया गया तो कोई क्या वह प्राथमिक क्षेत्र के अधीन है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अधीन क्या है और वो दिया गया ऋण कैसे है, देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र, सॉरी, इसे देखने से पहले अभी हमारी वो टॉपिक शायद अभी बच गई है। हाँ, 2006 अधिनियम की अभी टॉपिक बची हुई है। अधिनियम के अंतर्गत परिभाषा दिया गया हुआ है क्या, तो 2006 की मूल परिभाषा में जो है, अब हम फिर वही वो डिवाइड करेंगे निवेश सीमा और कितना टर्नओवर उसकी होनी चाहिए। ठीक है तो उस समय जो है जब 2006 में इसकी बेसिक परिभाषा दी गई थी, तो माइक्रो जो है, माइक्रो इंटरप्राइजेज, वो निर्माण उद्योग में कितना निवेश कर सकता है, तो 25 लाख, और सेवा उद्योग में 10 लाख। लघु जो है वो 5 करोड़ और 2 करोड़, यानी निर्माण में 5 करोड़, सेवा में 2 करोड़। मध्यम निर्माण में 10 करोड़ और सेवा में 5 करोड़ कर सकता है। नई संशोधित परिभाषा 2020 में दिया गया आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत ये परिभाषा दी गई थी, जिसमें सूक्ष्म माइक्रो उद्योग को जो है 1 करोड़ निवेश और 5 करोड़ तक आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी 1 का 5 गुना। फिर लघु का यानी 10 करोड़ निवेश और 50 करोड़ टर्नओवर, यानी 10 का 5 गुना। फिर मध्यम 50 करोड़ तक निवेश कर सकते हैं, 250 करोड़ प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले 5 गुना था, अब 4 गुना है। अब ये 2.5 करोड़ हो गया जो हम ऊपर देखे थे। ठीक है फिर ये 25 करोड़ हो गया और ये 125 करोड़ हो गया। ठीक है, यानी इसका 4 गुना कितना होगा, 10 करोड़ प्राप्त होगा। फिर ये 100 करोड़ और ये 500 करोड़। ठीक है, अब निर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों की परिभाषा एक समान कर दी गई है। अब इसीलिए अलग अलग की सेवा क्षेत्र में इतना निवेश करना है, निर्माण में इतना, ये सब हटा दिया गया। एमएसएमई संशोधन अधिसूचना 2020 के अंतर्गत यह प्रोविज़न आई थी। ठीक है, अब अधिनियम के मुख्य प्रावधान देखते हैं कि राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। अधिनियम के तहत एक राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड यानी एमबीएमएसएमई का गठन किया जाए। अध्यक्ष जो है केंद्रीय एमएसएमई मंत्री होंगे इसके, यानी राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो एमएसएमई निधि पर सरकार को सुझाव देना, योजनाओं की निगरानी करना। ठीक है, एमएसएमई का पंजीकरण, यानी एमएसएमई को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी गई है। ये आप याद रखें कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, और फिर उसके बाद एक राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम बोर्ड की स्थापना, जो अध्यक्ष केंद्रीय एमएसएमई मंत्री होते हैं। पहले इसे उद्योग आधार कहा जाता था, अब उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल कहा जाता है। विकास और प्रोत्साहन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें एमएसएमई के लिए नीतियां, योजनाएं और सहायता कार्यक्रम बनाएगी। ठीक है, जैसे स्किल डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, क्लस्टर डेवलपमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका कि भुगतान संबंधी प्रावधान क्या है। तो यदि कोई खरीदार एमएसएमई को माल या सेवा लेने के बाद 45 दिन से अधिक देरी करता है तो उसे मूल धन प्लस ब्याज दोनों चुकाना होता है। कैसे, अब जैसे मान लेते हैं ये एक एमएसएमई है, इससे किसी ने सामान खरीदा, ठीक, इसने बाई किया, पर ये देना है तो अगर ये 45 दिन के अंदर देगा, अगर 45 दिन के अंदर दिया तो उसे ब्याज नहीं चुकाना पड़ेगा, जो मूलधन था वही देगा। पर अगर उसके बाद अगर लेट हो जाता है तो जो मूलधन था वो भी देगा, और उस मूलधन पे जितना ब्याज देता है यानी प्रिंसिपल भी देगा और इंटरेस्ट भी देगा। ठीक है, तो 45 दिन से अधिक देरी करता है तो उसे मूलधन प्लस ब्याज देना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, ब्याज दर जो है आरबीआई द्वारा अधिसूचित बैंक दर से 3 गुना होता है, यानी ये जो ब्याज दर देना होता है वो आरबीआई जो बैंक दर, जैसे मान लेते हैं बैंक को निर्धारित किया गया 6.5, तो इससे 3 गुना देना पड़ेगा उसे। ठीक है,
यानी 6 गुना है तो अगर 6 निर्धारित किया गया तो 18% इतना देना होगा। यह प्रावधान धारा 15 से 23 के अंतर्गत आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है इसके लिए, ताकि वो सारी चीज़ें हैंडल कर सके। ठीक है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम। ठीक है। क्लस्टर का मतलब होता है समूह। ठीक है। तो समान प्रकृति के उद्योगों को क्लस्टर के रूप में विकसित करना, यानी एक साथ विकसित करना, ताकि साझा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा सके, ताकि एक साथ सबको इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिया जा सके ताकि डेवलप हो सके। नीति निर्माण और डेटा संग्रह, तो ये तो होता ही है कि स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। केंद्र सरकार एमएसएमई क्षेत्र की स्थिति पर वार्षिक रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करती है। कौन? केंद्र सरकार। ठीक है। उसके बाद ये रहा अधिनियम से कुछ महत्वपूर्ण क्या है। एमएसएमई मंत्रालय नीति निर्माण और निगरानी करता है। नेशनल बोर्ड फॉर एमएसएमई सलाह व विकास नीतियाँ बनाता है। डीआईसी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर यानी जिला स्तर पर एमएसई सहायता देता है। फिर एमएसईएफसी यानी फैसिलिटेशन काउंसिल विलंबित भुगतान विवाद निपटारा करता है। तो ये ध्यान देने योग्य है कि जो विलंबित यानी जो भुगतान करने में एमएसएमई से आप कोई सामान ले लिए और उसका भुगतान करने में लेट हो रहा है तो उसका फैसिलिटेशन काउंसिल यानी एमएसएमई फैसिलिटेशन काउंसिल वो निपटारा करता है। ठीक। अब प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, जो हमारा कह रहा था कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ऋण के लिए योग्य है या नहीं। तो बैंक अपने कुल ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत उन क्षेत्रों को देते हैं, यानी बैंक जो है मान लेते हैं 60%, 100% लोन दे रहा है किसी को, तो उसका एक सरकार निश्चित कर देगी कि आप 40% उन क्षेत्रों को दो जो समावेशी एवं सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इन क्षेत्रों को आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किया है। और समझते हैं इसे डिटेल में। समाज के कमजोर वर्गों तक सुलभ ऋण पहुंचाना, यानी ये जो वो समावेशी एवं सतत जो है वो कमजोर वर्गों के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना, रोजगार सृजन, फिर उत्पादन, निवेश और निर्यात में वृद्धि, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना, यानी सभी वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी सभी की आय में समानता। यानी अब पीएसएल की न्यूनतम अनिवार्यता क्या है। ठीक है। अब जैसे देखते हैं बैंक का प्रकार, कुल ऋण में पीएसएल यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग यानी प्राथमिक क्षेत्र को उधार देना न्यूनतम प्रतिशत, और कृषि हेतु उपलक्ष्य यानी घरेलू वाणिज्यिक बैंक यानी डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक जो है, जो वाणिज्य के वो ऋण लेने देने व्यापार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, तो वो 40% देगा प्राथमिक क्षेत्र के बैंक को। ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में कुल ऋण का 18% कृषि के लिए। अब मान लेते वो 100% ऋण दे रहा है, तो उसमें से 40% कहाँ देगा? प्राथमिक क्षेत्र में देगा। उस 40% का 18% कृषि में देगा वो। ठीक। विदेशी बैंक भी 100% दे रहा है, तो उसका 40% जो है प्राथमिक क्षेत्र को देगा। कृषि हेतु लक्ष्य अब क्रमिक रूप से लागू है, तो वो इसका डिसाइड नहीं कि कितना देगा ये। अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो 100% में से 75% वो प्राथमिक क्षेत्र में देगा। कुल ऋण का 18% कृषि क्षेत्र के लिए ये भी देगा। लघु वित्त बैंक कुल ऋण का 75% प्राथमिक क्षेत्र में देगा। ठीक है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि कौन से बैंक कितना दे रहा है, 40%, 75-75, यानी क्षेत्रीय और लघु बैंक जो है वो 75-75, घरेलू और विदेशी जो है वो 40-40 देता है। घरेलू बैंक का मतलब जैसे पीएनबी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब हो गया। विदेशी बैंक का मतलब जैसे कोई विदेश का बैंक यहाँ आकर के स्थापित हो गया हो। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो क्षेत्रों में, जैसे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा था। लघु वित्त बैंक जो था, लघु वित्त बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होता है वो हो गया। ठीक है। अब देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र की श्रेणियाँ क्या है। जैसे कृषि, अब कौन कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, किसे प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया गया है। जैसे सूक्ष्म लघु उद्योग प्राथमिक क्षेत्र में है, तो उसे जितने भी ऋण दिए जाएंगे वो 40% ऋण प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, तो उसके ऋण पर ज़्यादा ब्याज नहीं लगता है। अब जैसे फसल ऋण, कृषि उपकरण, सिंचाई, पशुपालन, ये कृषि का जितने भी क्षेत्र है वो क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है। एमएसएमई भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट यानी निर्यात ऋण अगर किसी को देना है तो वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। शिक्षा, एडुकेशन भी, आवास के लिए जो ऋण दिया गया वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, सामाजिक अवसंरचना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए, और एसटी या महिला या अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो ऋण दिया जाता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ऋण है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। यानी हम ये समझे कि प्राथमिक क्षेत्र को ऋण का क्या मतलब हुआ कि यदि बैंक 100% किसी को लोन देता है तो उसमें से 40% वो हमेशा रिजर्व रखेगा किसके लिए? तो इन क्षेत्रों के लिए जो प्राथमिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं, जैसे कृषि, सूक्ष्म उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी के लिए वो 40% हमेशा उपलब्ध कराएगा कि उसका 40% ऋण जो है इन्हीं क्षेत्रों में दिया जाए। ठीक है। अब प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र उससे रिलेटेड क्या है, तो यानी प्राथमिक क्षेत्र ऋण प्रमाण पत्र यानी PSLC प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट आरबीआई द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। यह एक बाजार आधारित प्रणाली है यानी मार्केट बेस्ड। अब बाजार आधारित प्रणाली का क्या मतलब है कि यह जो है इसका पर्पस था बैंकों को प्राथमिक क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों को लचीले तरीके से पूरा करने में मदद करना। अब बाजार आधारित प्रणाली के मतलब है कि मान लेते हैं कि 40% ऋण देना है,
एक बैंक क्या किया कि वो 50% ऋण दे दिया और एक बैंक दे दिया 30%, तो इसके पास जो 10% वो एक्स्ट्रा दिया वो इसे बेच सकता है। वही कार्बन में जो कैप एंड ट्रेड सिस्टम जो होता है ना, वही वाली सिस्टम इसमें भी है। आवश्यकता क्यों पड़ी? हर बैंक का पीएसएल टारगेट कुल ऋण का 40%, लेकिन कुछ बैंक जैसे ग्रामीण बैंक पीएसएल टारगेट से अधिक ऋण देते हैं, जबकि कुछ बैंक जैसे शहरी बैंक जो है टारगेट पूरा नहीं कर पाते। ठीक, तो इस असमानता को संतुलित करने के लिए पीएसएलसी प्रणाली यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट प्रणाली बनाई गई है। ठीक है, अभी कार्य कैसे करता है? तो विक्रेता बैंक जो पीएसएल लक्ष्य से अधिक ऋण देता है, जैसे 40% था तो उसने 50% ऋण दे दिया, तो वह पीएसएलसी बेच सकता है। उसके पास एक सर्टिफिकेट मिलेगी कि 10% का उसके पास एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिल गया। अब खरीदार बैंक जो पीएसएल लक्ष्य पूरा नहीं कर पाता, वह पीएसएलसी खरीद कर अपने लक्ष्य को पूरा, अब ये 10% ये खरीद लेगा जो नहीं पूरा किया। आरबीआई का ई कुबेर, अब ई कुबेर प्लेटफॉर्म पे जो है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पीएसएलसी का लेन देन होता है, क्योंकि ये डालेगा कि मेरे पास 10% है, तो जिसके पास कम रहेगा वो बाई कर लेगा। अवधि क्या है? तो एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। पीएसएलसी का प्रकार, टाइप्स ऑफ पीएसएलसी, एग्रीकल्चर में पीएसएलसी, फिर स्मॉल वो एसएमएफ में, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर में, फिर माइक्रो एंटरप्राइजेस सूक्ष्म उद्यम और जनरल अन्य प्राथमिक क्षेत्रों हेतु। अब इसी से रिलेटेड है लीड बैंक स्कीम, वो देख लेते हैं। तो हम प्राइमरी सेक्टर समझ गए, एमएसएमई अधिनियम समझ गए, उसकी निवेश और टर्नओवर समझ गए। अब लीड बैंक स्कीम जो है 1969 में शुरुआत की गई थी नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर। हर जिले में एक लीड बैंक नामित करना, इसका मतलब है जो उस जिले में वित्तीय समावेशन और विकास गतिविधियों को समन्वय करना। ठीक है, यानी कोई बैंक है तो उस बैंक को नामित कर दिया कि यह इस जिले का जो है वो लीड होगा यानी लीडर होगा। मुख्य उद्देश्य जिले के अविकसित एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना, बैंकिंग और विकास योजनाओं का समन्वय करना यानी एक साथ उसको कोऑर्डिनेशन करके आगे चलाना, प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक ऋण योजना तैयार करना और फिर पीएसएल को स्थानीय स्तर पर लागू करना। ठीक है, तो लीड बैंक की वर्क्स कैसे है, कार्यप्रणाली कैसे है? तो जिला आवंटन यानी आरबीआई द्वारा हर जिले के लिए एक बैंक को लीड बैंक बनाया जाता है। समन्वय भूमिका यानी यह बैंक जिले के सभी बैंकों, सरकारी विभागों और नाबार्ड आदि के साथ समन्वय रखता है, सबके साथ कनेक्ट करके रहता है। जिला स्तरीय समिति यानी लीड बैंक, इसके माध्यम से जिले की क्रेडिट गतिविधियों की निगरानी करता है। और जिला ऋण योजना यानी डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान, यह योजना बनाती है कि जिले में किन सेक्टरों को कितना ऋण मिले कौन, तो लीड बैंक स्कीम के तहत जो है वो लीड बैंक घोषित किया जाता है। मुख्य घटक क्या है? तो एसएलबीसी यानी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी राज्य स्तर पर समन्वय करता है, डीएलसीसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमेटी, फिर बीएलबीसी ब्लॉक लेवल पे, और फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान्स यानी एफआईपी बैंकिंग पहुंच का विस्तार करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो रही है, पर इकोनॉमिक्स ऐसी क्वेश्चन है कि अगर आप एक एक इसकी टर्मिनोलॉजी नहीं समझोगे तो फिर वो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हमारा ये गलत था यानी ये मध्यम उद्यम गलत था और ये सही है, तो हमारा केवल 2 सही है। ठीक है, कि हाँ एमएसएमई जो है कि जितने भी ऋण जाते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत वाले ऋण उसे दिए जाते हैं जो 40% के है वो। ठीक है, अब केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि यूएस डॉलर या SWIFT स्विफ्ट प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है? क्या यूएस डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली का यूज किए बिना डिजिटल मुद्रा में वो पेमेंट किया जा सकता है? कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि व्यय के लिए समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है? तो बिल्कुल की जा सकती है। और ये भी सही है कि यूएस डॉलर या SWIFT का प्रयोग किए बिना भी डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। अब कैसे देखते हैं कि सबसे पहले तो देखते हैं कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा यानी सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी क्या होती है, फिर उसके बाद देखेंगे स्विफ्ट प्रणाली क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे कि किसी प्रोग्रामित प्रतिबंध का क्या मतलब है, कैसे प्रोग्रामित प्रतिबंध किया जाता है। ठीक, तो सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, किसी देश की केंद्रीय बैंक जैसे आरबीआई भारत के लिए द्वारा जारी की गई वैधानिक डिजिटल मुद्रा है। वैधानिक डिजिटल मुद्रा का होता है अगर आप किसी को देते हो तो वो लेने से अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक, यह भौतिक नकदी जैसी होती है लेकिन यह पूरी तरह डिजिटल होती है। जैसे अब आपके पास 100 रुपये की नोट होती है तो भौतिक होती है, पर ये 100 रुपये की नोट आपके डिजिटली होगी, मोबाइल में होगी, जो केंद्रीय बैंक सीधे जारी करता है, जैसे आरबीआई का ई रूपी। अब जैसे भारत का अगर नॉर्मल रुपया का बात करें जो करेंसी में होता है, जो भौतिक होता है, उसको हम कैसे बोलते हैं? तो INR ऐसे बोलते हैं, जबकि इसकी है ER होता है। तो दोनों में अंतर ये है कि जो सामान्य है वो IN
आर ऐसे होता है और इसकी ई आर होती है। ठीक, अब देखें अन्य डिजिटल मुद्रा से अंतर। तो जारीकर्ता जो है इसका केंद्रीय बैंक होता है। मान लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो कोई निजी संस्था या नेटवर्क जारी करती है उसे। वैधानिक दर्जा, हाँ होता है, इसमें वैधानिक दर्जा नहीं होता है, मतलब आप इसे लेने से अस्वीकार कर सकते हैं, ये सरकार द्वारा जारी नहीं किया जाता। मूल्य स्थिरता क्या है, तो ये स्थिर होता है, राष्ट्रीय मुद्रा से जुड़ा होता है, ये अत्यधिक अस्थिर होता है, रिस्क ज़्यादा होता है इसमें। नियमन होता है, क्योंकि मान लेते हैं कभी डिमांड बढ़ गया तो रिस्क ज़्यादा वो होने लगा, फिर डिमांड कम हो गया तो रिस्क और ज़्यादा हो गया, और डिमांड बढ़ गया तो रिस्क कम हो जाती है। नियमन आरबीआई द्वारा, और ये विकेंद्रीकृत होती है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका कोई भी एक नियंत्रक नहीं करता, अलग अलग इसके नियंत्रक होते हैं। प्रयुक्त तकनीक ब्लॉकचेन, या ये भी ब्लॉकचेन या केंद्रीकृत डेटाबेस। इसके विकेंद्रीकृत मतलब इसके नियंत्रण जो होते हैं हर कोई होता है जो उससे जुड़ा होता है। ठीक, क्रिप्टो करेंसी में। अब सीबीडीसी के प्रकार में देखो तो रिटेल सीबीडीसी ईआर यानी खुदरा सब्सिडी, और थोक सब्सिडी होलसेल सीबीडीसी ईआरडब्ल्यू ईआरआर यानी आम जनता के उपयोग के लिए होता है खुदरा सब्सिडी, जबकि बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच, खुद बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के बीच यानी थोक के तौर पे, तो ये भुगतान या लेन देन ये अंतर बैंक निपटान यानी इंटर बैंक सेटलमेंट के लिए होता है। ठीक, तो सीबीडीसी दो होता है, एक खुदरा जो आम जनता के लिए नॉर्मल यूज के लिए, और एक होता है होलसेल जो बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के आपस में यूज करने के लिए यानी बड़े बड़े व्यापारियों के लिए होते हैं। अब इसकी देखते हैं इसके लाभ क्या है। तो भुगतान प्रणाली में दक्षता आता है, एफिशिएंसी आता है कि डिजिटल लेन देन तेज, सस्ता और सुरक्षित है। निर्भरता में कमी आएगी, नकदी निर्भरता में, छपाई, परिवहन और सुरक्षा लागत घटेगी। वित्तीय समावेशन बढ़ेगा, दूरस्थ क्षेत्रों तक डिजिटल मुद्रा की पहुंच संभव हो पाएगी। पारदर्शिता बढ़ेगा, अवैध लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स और इन सभी में कमी आएगी। सीमा पार भुगतान तेज और सस्ता होगा। मौद्रिक नीति को सुदृढ़ बनाना, आरबीआई की मुद्रा आपूर्ति और ब्याज दरों पर बेहतर नियंत्रण हो पाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लीगल टेंडर, यानी ऊपर जो आया था ना वैधानिक मुद्रा, यानी वैधानिक मुद्रा लीगल टेंडर वह मुद्रा है जिसे कानून के अनुसार किसी भी भुगतान के लिए स्वीकार करना अनिवार्य है। यानी अगर मैं 100 रुपये का नोट आपको दे रहा हूँ किसी सामान के लिए, जैसे मैंने आपसे 1 केजी टमाटर खरीदा और आपको 100 रुपये दे रहा हूँ, तो आपको 100 रुपये लेना अनिवार्य है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं ये नोट नहीं लूँगा मैं। ठीक है, सरल शब्दों में अगर कोई व्यक्ति आपको कानूनी मान्य मुद्रा में भुगतान करता है तो आपको उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10 ये सब क्या है, वैधानिक मुद्रा है। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के सिक्के ये सब भी वैधानिक मुद्रा है। डिजिटल रुपया वो सीडीबीसी ये भी वैधानिक मुद्रा है, यानी जब आरबीआई जारी करता है। पेटीएम, गूगल पे, यूपीआई ये सब लीगल टेंडर नहीं है, ये सिर्फ भुगतान के माध्यम है, इसके माध्यम से आप पेमेंट कर रहे हो, ये पेमेंट थोड़ी ना है। ठीक, अब कानून लीगल प्रोविजन देखते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है 1934 यानी अधिनियम 1934 के सेक्शन 26(1) के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीआई द्वारा जारी सभी बैंक नोट जो है भारत में वैधानिक मुद्रा माने जाते हैं। मुद्रा अधिनियम 2011 एक मुद्रा यानी क्वाइन एक्ट जो है 2011 के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सिक्के भी वैधानिक मुद्रा है। यानी नोट वगैरह जारी कौन करता है, तो आरबीआई, और एक सिक्के जो जारी कर रहा है वो कौन जारी कर रहा है, सरकार, और वो भी वैधानिक मुद्रा है। जैसे अब देखिए सीमित वैधानिक मुद्रा, लिमिटेड, यानी जिसे केवल एक निश्चित सीमा तक भुगतान स्वीकार किया जा सकता है, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये। अब पता चला कि आप 10 रुपये के सिक्के और कह रहे हो कि मैं 5 लाख दूंगा आपको 10 रुपये के सिक्के, 5 करोड़, 10 करोड़ के सिक्के, 5 करोड़ दूंगा 10 रुपये के नोट, तो ये लिमिट एक ही लिमिट तक लिया जाएगा, उस नहीं लिया जाएगा। कहेगा कि भाई मैं 50,000 तक ही लूँगा या 1 लाख तक ही लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लूँगा, तो इसमें ये उससे कोई मनाही नहीं है। असीमित है, यानी किसी भी राशि में कितना तक भी भुगतान किया जा सकता है, जैसे 10 रुपये से लेकर 2000 तक का नोट है और ये सिक्का हो, जैसे 10 रुपये, 20 रुपये का सिक्का हो तो ये नहीं ले सकते हैं। जबकि आपको 10 रुपये से 2000 तक का नोट हो तो अनलिमिटेड भी लिया जा सकता है। ठीक अब लीगल टेंडर देखते हैं क्या होता है, यानी लीगल टेंडर कौन जारी करता है। लीगल टेंडर को वही बाध्यकारी कहते हैं जो लेना अनिवार्य है ये। ठीक है, उससे पहले हम एक समझते हैं फियाट मनी यानी कागजी मुद्रा, वह मुद्रा जिसे करेंसी या नोट्स या क्वाइन हो और शासक या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी हो। तो लीगल टेंडर क्या होता है, पहला वह फियाट मनी होना चाहिए यानी करेंसी होना चाहिए या वो क्वाइन होना चाहिए, जैसे पेपर मनी होनी चाहिए। लेनदार अस्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है, वो अस्वीकार कर ही नहीं सकता लेनदार, आप उसे दे रहे हो तो, यानी वह हमेशा करेंसी नोट या क्वाइन होना चाहिए, शासक या केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाना चाहिए, और तीसरा कि लेनदार उसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ लीगल टेंडर और नहीं है, जैसे फियाट मनी और लीगल टेंडर। फियाट मनी में वही केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है आरबीआई द्वारा, पर लेने के लिए मना किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे देखिए इंडिया रुपये और क्वाइन,
ये फियाट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है। CBDC फियाट मनी भी है, लीगल टेंडर भी है, क्योंकि RBI द्वारा जारी किया जाता है और इसे लेने के लिए बाध्य है। विमुद्रीकृत मुद्रा, जैसे वो फियाट मनी है, वो RBI द्वारा जारी तो किया गया हुआ है या केंद्र सरकार द्वारा, पर वो अभी चलन में नहीं है, तो आप लेने के लिए बाध्य नहीं है। स्मृति चिन्ह, जैसे मान लेते हैं क्वाइन किसी, अब अटल बिहारी वाजपेयी, या मान लेते हैं वो अम्बेडकर के जन्म दिवस पर उनके लिए कोई क्वाइन जारी किया गया, स्मृति चिन्ह, तो वो फियाट मनी तो है, क्योंकि वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जा रहा है, पर उससे आप लेने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि RBI अनुमति ना दे, जब तक कि RBI अनुमति ना दे, यानी वह लीगल टेंडर नहीं है, वैधानिक मुद्रा नहीं है। 50 पैसा फियाट मनी भी है, लीगल टेंडर भी है। 50 पैसा से नीचे जो है वो फियाट मनी है, यानी RBI या केंद्रीय सरकार द्वारा तो जारी किया जाता है, लेकिन वह लीगल टेंडर नहीं है। 2011 में 50 पैसे से नीचे को चलन में हटा दिया गया। चेक या कार्ड या शेयर, बॉन्ड, कसिनो, क्वाइन, ये सभी ना तो फियाट मनी है, क्योंकि ना ही केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है या RBI द्वारा, और ना ही यह लीगल टेंडर है। जब फियाट मनी नहीं होगा तो लीगल टेंडर ऑब्वियसली नहीं होगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल, न फियाट मनी न लीगल टेंडर, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी, न फियाट मनी न लीगल टेंडर। डॉलर या यूरो, फियाट मनी तो है, क्यों? क्योंकि अमेरिका के सरकारी या वहाँ की केंद्रीय बैंक ही जारी की होगी, पर ये लीगल टेंडर इसलिए नहीं है कि अगर भारत में आपको कोई दे रहा है तो आप लेने से इनकार कर सकते हो, ठीक है। एवरी बैंक नोट, RBI एक्ट 1934 के अधीन कोई भी बैंक नोट जो है वो फियाट मनी भी है, लीगल टेंडर भी है। RS 2000 का नोट अभी भी क्या है, जैसे मान ले वो तो चलन से हट गया, पर वो फियाट मनी भी है और लीगल टेंडर भी है, क्योंकि वो चलन से हटा है, वो भी मुद्रीकृत नहीं हुआ है, यानी डिमोनिटाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रहा हमारा लीगल टेंडर से रिलेटेड कुछ मुद्दा। फिर उसके बाद अब देखते हैं, अब हम ऑप्शन की एनालिसिस करते हैं कि US डॉलर या स्विफ्ट, यानी अगर दो देश अपनी स्वयं की डिजिटल मुद्राओं का प्रयोग करें तो वे आपसी व्यापार या भुगतान बिना अमेरिकी डॉलर या स्विफ्ट की नेटवर्क से कर सकते हैं। अब जैसे अब सवाल है कि दो देश आपस में CBDC का भुगतान कैसे करते हैं, तो ये सही है कि बिना US डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली के भी डिजिटल मुद्रा में भुगतान किया जा सकता है। अब जैसे देखते हैं, दोनों देशों की CBDC व्यवस्था, यानी दोनों देशों में डिजिटल करेंसी होनी चाहिए। भारत के पास ER है, डिजिटल रुपये, और जारी करता RBI है। अब जैसे UAE का एग्जाम्पल लेते हैं, जब क्योंकि हाल ही में अभी UAE के साथ ही हुआ है, तो दिरहम डिजिटल दिरहम है, जारी करता सेंट्रल बैंक ऑफ UAE। अब दोनों देशों के केंद्रीय बैंक आपस में CBDC ब्रिज प्लेटफॉर्म, संयुक्त भुगतान प्लेटफॉर्म बनाते हैं। इंडिया UAE CBDC ब्रिज प्रोजेक्ट 2024, भारत और UAE ने इसका सफल परीक्षण किया है। तो डिजिटल मुद्रा में भुगतान कैसे होता है ये देखेंगे। अब इस तरह से बनाए जाते हैं कि एक देश की डिजिटल मुद्रा को दूसरे देश की डिजिटल मुद्रा में तुरंत बदला जा सके, इसे कहते हैं इंटर ऑपरेबल CBDC प्लेटफॉर्म, अंतर संचालित CBDC, ठीक है, प्लेटफॉर्म। स्टेप 3 जो है, व्यापारी के सीमा पार लेन देन के लिए यह बहुत आसान होता है, यानी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए। अब मान लें कि भारत की एक कंपनी टाटा मोटर्स UAE की कंपनी एमिरात स्टील को भुगतान करना चाहती है, तो वो कैसे करेगी? तो टाटा मोटर्स अपने बैंक या डिजिटल वॉलेट से जो है 100 लाख रुपये, डिजिटल रुपी है, भुगतान करने का आदेश देती है अपने बैंक या वो डिजिटल अकाउंट वॉलेट से। अब RBI क्या करेगा? CBDC प्लेटफॉर्म पर जाता है, ठीक है। अब जो इसने आदेश दिया कि 100 लाख रुपए पेमेंट करना है, तो यह आदेश RBI के CBDC प्लेटफॉर्म पर गया। अब उसके बाद क्या होगा कि CBDC सिस्टम जो है अपने रियल टाइम एक्सचेंज मैकेनिज्म के माध्यम से जो है दिरहम में स्वतः बदल देता है, यानी 100 लाख जो रुपया था उसको अब डिजिटली ही दिरहम में बदल दिया, चाहे वो जितना भी हो दिरहम में बदल दिया। तो रुपी जो है दिरहम में स्वतः बदल देता है। उदाहरण के लिए एक दिरहम बराबर 22 रुपये है, तो 100 लाख रुपी जो है लगभग 4.5 लाख दिरहम में बदल दिए गए। अब वो क्या हुआ? सीधे भुगतान हो गया। अब यह राशि सीधे UAE के CBDC प्लेटफॉर्म पर जाकर एमिरेट स्टील के खाते में जमा हो जाती है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें कोई बैंक इंटरमीडिएटरी जैसे स्विफ्ट या US बैंक नहीं होता, कोई USD कन्वर्जन नहीं होता, या सेटलमेंट रियल टाइम यानी तुरंत हो जाता है और दोनों बैंकों के बीच में डायरेक्ट होती है, ठीक। तो हमारा ये ऑप्शन सही है बिल्कुल कि US डॉलर और स्विफ्ट प्रणाली का उपयोग नहीं होता है डिजिटल मुद्रा के भुगतान करने के लिए, ठीक है। अब स्विफ्ट प्रणाली भी देखेंगे क्या है। अब देखते हैं स्विफ्ट प्रणाली क्या है। स्विफ्ट का मतलब होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, यानी यह दो बैंकों के माध्यम में होता है, एक बैंक, बैंक 1 और बैंक 2, यानी बैंकों के बीच होता है, न कि आम जनता के बीच होता है। यह एक वैश्विक संदेश प्रणाली है जिसका उपयोग बैंकों के बीच अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, इंटरनेशनल लेन देन के लिए किया जाता है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में किया जाता है। यह सीधे पैसा ट्रांसफ़र नहीं करती है बल्कि केवल संदेश भेजती है। अब जैसे लगभग 200 से अधिक देश जो है ये स्विफ्ट प्रणाली से जुड़े हुए हैं, इसीलिए इसे रसिया से बाहर कर दिया गया था अभी रसिया पे दबाव बनाने के लिए। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भुगतान का 90% हिस्सा जो है स्विफ्ट और अमेरिकी डॉलर आधारित प्रणाली से होता है, ठीक है। स्विफ्ट कार्य कैसे करता है, तो अब इसे समझते हैं।
तो पहला है कि ग्राहक भुगतान का आदेश देता है कि मान लेते हैं कि भारत का एक व्यक्ति या कंपनी किसी विदेशी कंपनी को भुगतान करना चाहता है। टाटा कंपनी अमेरिका के किसी फर्म को $1000 भेजना चाहती है मान लेते हैं। तो क्या करेगा, भारतीय बैंक भुगतान का आदेश ले लेता है उससे। अब भारतीय बैंक क्या करेगा, अपने सिस्टम में जो है विदेशी बैंक का स्विफ्ट कोड डालता है, उस बैंक का जो कोड है वो डालेगा। उदाहरण के लिए उसका स्विफ्ट कोड है इतना, अब अमेरिकी बैंक का ये कोड इतना है, ठीक है। अब स्विफ्ट संदेश भेजा जाता है, जो कोड डाला है SBI एक स्विफ्ट मैसेज यानी MT सीरीज मैसेज तैयार करता है, जिसमें लिखा होता है कि हम अपने ग्राहक के खाते से $1000 भेज रहे हैं, वो बस मैसेज में लिखा होता है। यह संदेश स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षित रूप से अमेरिका के बैंक को भेजा जाता है, यानी ये बैंक किया, यहाँ भेजा, फिर ये ऐसे भेज दिया इसको, ठीक है। इसको देखेंगे आगे डायग्राम के माध्यम से। अब कोरेस्पॉन्डेंट बैंक नेटवर्क, यानी क्योंकि सभी बैंक सीधे जुड़े नहीं होते, इसलिए बीच में कोरेस्पॉन्डेंट बैंक्स यानी मध्यस्थ बैंक काम करते हैं। ये बैंक अपने खातों में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे रसिया का ये नस्ट्रो वस्ट्रो हो गया, अकाउंट्स हो जाता है। अब स्टेप 5 क्या है कि विदेशी बैंक पैसे प्राप्त करता है। जब अमेरिकी बैंक को स्विफ्ट संदेश मिल जाता है तो वो अपने खाते में टाटा के पक्ष में $1000 जमा कर देता है, यानी टाटा के तरफ से वहाँ के बैंक में $1000 जमा हो गया। अब भुगतान के सभी पक्षों के बीच खाता समायोजन हो जाता है, ठीक है। तो वो अब ये ऐसे ही स्विफ्ट प्रणाली काम करती है। अब इसका फ्लो चार्ट देखें तो पहले क्या है, इंडियन कंपनी, फिर इंडियन बैंक में गया, फिर स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से कोरेस्पॉन्डेंट बैंक्स में गया, फिर वहाँ वो क्या किया, कोरेस्पॉन्डेंट बैंक फॉरेन बैंक में भेजा, और फॉरेन बैंक को फॉरेन कंपनी में वो पैसे डाल दिया। यानी इंडियन कंपनी से फॉरेन कंपनी में जाने के लिए हमें बीच में इंडियन बैंक में फिर ये भेजा, फिर उसके बाद स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से कोरेस्पॉन्डेंट बैंक में, फिर कोरेस्पॉन्डेंट बैंक से फॉरेन बैंक में, फिर फॉरेन से फॉरेन कंपनी रहा हमारा स्विफ्ट प्रणाली, ठीक है। अब ये रहा कि कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध, जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जाती है। तो प्रोग्रामित प्रतिबंध क्या होता है और व्यय के समय ढांचे का क्या मतलब है, ठीक है। जब से कोई डिजिटल मुद्रा है इस तरह बनाई जा सकती है कि उसमें कुछ नियम या सीमाएं पहले से ही प्रोग्राम कर दी जाए। जैसे मान लेते हैं वो RBI कुछ ये CBDC ही बनाया कुछ प्रकार की, तो उसमें ऐसी लिमिटेशन लगा दी कि केवल एक स्पेशल काम के लिए यूज हो सकता है और इतने टाइम में ही यूज हो सकता है। जैसे कि वह मुद्रा केवल एक निर्धारित समय अवधि में ही खर्च किए जा सके या केवल विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए सरकार ने किसानों को डिजिटल मुद्रा के रूप में सब्सिडी दी, तो सरकार चाहे तो यह शर्त लगा सकती है कि यह पैसा जो है केवल खाद बीज और कृषि उपकरणों की खरीद में ही उपयोग होगा, यह 90 दिनों के भीतर ही उपयोग करनी ही होगी, उसके बाद स्वतः अमान्य हो जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि हम आपको दिए खाद्य के लिए और आप जाके कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है यूपी बिहार में ऐसे होता है कि किसान को मिला खाद खरीदने के लिए और उनके पैसे चले गए ड्रिंक में, पार्टी में चले गए। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए तो वो क्या करेगा, सरकार एक इस टाइप का स्कैनर QR कोड देगा या फिर आपको मैसेज देगा इस तरीके की, आप उस जाओ वो POS मशीन को स्कैन करो, तो वो आपको केवल उसी में खर्च होगा। किस में, तो केवल खाद्य बीज और कृषि उपकरणों में ही खरीद सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो QR कोड आया है या स्कैनर आया है या फिर जो मैसेज आया है वो केवल खाद्य की दुकान पे POS मशीन में ही यूज हो सकती है, अदरवाइज यूज नहीं होगी। इस तरीके से होता है। इस तरह की विशेष प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी कहलाती है। इसे CBDC सेंट्रल बैंक में तकनीकी रूप से संभव बनाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि किसानों को सहायता राशि 2000 डिजिटल रूप में दी गई। अब सरकार चाहती है कि यह पैसा सिर्फ खाद बीज या कृषि उपकरण खरीदें और 60 दिनों के अंदर खर्च हो, वरना यह राशि अपने आप में निष्क्रिय हो जाएगी। तो यह समय सीमा भी हो गया और उद्देश्य सीमा दोनों ही हो गए। अब ये किस किस में हो सकते हैं, तो बिजनेस ट्रैवल के लिए भी हो सकता है, इसकी एक्सपायरी या वैलिडिटी भी होती है। ये केवल किसी क्षेत्र के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी हो सकती है। तो ये यानी प्रोग्रामित प्रतिबंध लगाया जा सकता है और व्यय का भी समय सीमा तय किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, इसका दोनों ऑप्शन सही है। तो आप समझ गए होंगे कि CBDC का कितना प्रोसेस है, फिर स्विफ्ट प्रणाली क्या होती है, डिजिटल मुद्रा भी समझ गए, प्रोग्रामित प्रतिबंध कैसे लगाया जाता है, व्यय का समय ढांचे कैसे निर्धारित किया जाता है, ये सभी समझ गए होंगे। अगर बार बार आप इसे देखें तो आराम से इसे क्लियर कर लेंगे। ये थोड़ी टफ कॉन्सेप्ट था, पर ये इतनी डिटेल में समझना जरूरी है कि अगर आप केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इसे आसानी से कर पाएंगे, कोई भी टर्मिनोलॉजी आती है तो। अब ये आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर। वित्त के संदर्भ में बीटा किसे निर्दिष्ट करता है। बीटा यानी फाइनेंस के संदर्भ में अलग अलग प्लेटफॉर्मों से जो है साथ साथ किसी परिसंपत्ति को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया, ठीक है। किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक की जोखिम और प्रतिफल के बीच संतुलन लाने और निवेश कार्यनीति, यानी एक प्रकार का व्यवस्थागत जोखिम जो वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है, ठीक। यानी यह व्यवस्थागत जोखिम होता है जहाँ वह वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ पूर्ण प्रतिरक्षा संभव नहीं है। एक संख्यात्मक मान जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है। तो हमारा ऑप्शन
डी है। बाकी ये तीनों ऑप्शन में कुछ एनालिसिस करने योग्य नहीं है। कि एक संख्यात्मक मान होता है जो पूरे स्टॉक बाजार में होने वाले परिवर्तनों के प्रति किसी स्टॉक के विचलनों को मापता है कि स्टॉक कब ऊपर गया, कब नीचा, कब सेंसिटिव है नहीं है, कितना रिस्क है नहीं है, वो बीटा मापता है। तो देखते हैं अल्फा और बीटा किससे रिलेटेड है अभी। तो बीटा देखते हैं क्या होता है। बीटा जो है किसी निवेश या स्टॉक की बाजार के मुकाबले अस्थिरता को मापता है। यानी यह बताता है कि किसी संपत्ति की कीमत कुल बाजार के साथ किस हद तक बदलती है। मान लेते हैं कि बाजार की कीमत ज़्यादा है पर वो संपत्ति की कीमत कम हो रही है, तो इस तरीके की वो अस्थिरता को मापती है। ठीक है, यानी सरल शब्दों में कहे तो कोई शेयर या निवेश बाजार की चाल के प्रति कितना संवेदनशील है। कि शेयर बाजार का रेट वो ऊपर उठ रहा है सेंसेक्स, पर वो जैसे संपत्ति की प्राइस घटती जा रही है या फिर कुछ और परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं बीटा यदि 1 के बराबर हो तो औसत जोखिम होता है। शेयर बाजार के साथ साथ संपत्ति चलती है, संपत्ति का भी वैल्यू और शेयर बाजार का भी वैल्यू बराबर होता है। ठीक, बीटा यदि ज़्यादा हो जाए तो उच्च जोखिम होता है, यानी शेयर बाजार से ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे होता है, यानी संपत्ति की वैल्यू जो है ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगती है। ठीक है, अब यदि बीच में वो पॉज हो गई थी। यदि बीटा कम होता है तो कम जोखिम है, शेयर बाजार से कम उतार चढ़ाव दिखाता है। फिर बीटा यदि जीरो है, बराबर है जीरो के, तो असंबद्ध होता है, यानी बाजार की कोई चाल से संबंध नहीं है। बीटा जीरो से कम है तो विपरीत चाल हो जाता है, यानी बाजार बढ़े तो यह घटे और बाजार गिरे तो यह बढ़े। यानी हमें याद रखने की ज़रूरत है बीटा इक्वल 1, बीटा ग्रेटर देन 1, बीटा लेस देन 1 और बीटा लेस देन 0। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि बीटा 1.5 है। ठीक है, तो अब 1 से बड़ा है, 1 से ज़्यादा है ये, तो इसका मतलब है कि अगर बाजार 10% बढ़े तो यह स्टॉक 15% बढ़ेगा, अगर बाजार 10% गिरे तो यह 15% गिरेगा। ठीक है, यानी आपकी संपत्ति ज़्यादा 1.5 है तो ज़्यादा बढ़ रही है और ज़्यादा गिर भी रही है, अधिक जोखिम और अधिक रिटर्न। बीटा यदि 0.5 है तो यदि बाजार 10% बढ़ता है तो केवल 5% बढ़ेगा आपकी संपत्ति, यानी कम जोखिम वाला निवेश हो गया आपने जो निवेश किया था। उपयोग जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, निवेश पोर्टफोलियो का कुल जोखिम आंकने में। निवेश पोर्टफोलियो मतलब, पोर्टफोलियो का मतलब होता है संग्रह, एक टोकरी तरीके का, कि इस टोकरी में बहुत सारे निवेश किया गया पोर्टफोलियो है ये। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी निवेश पोर्टफोलियो का कुल जोखिम आंकने में। ठीक है, फिर उसके बाद है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, यानी बीटा का उपयोग अपेक्षित प्रतिफल निकालने के लिए किया जाता है कि अगर हम निवेश कर रहे हैं तो इसे कितना प्रतिफल प्राप्त होगा वो आकलन करने के लिए किया जाता है। अब उसी से रिलेटेड अल्फा टर्मिनोलॉजी है वो भी देख लेते हैं कि अल्फा मापता है कि किसी निवेश ने बाजार के अपेक्षित रिटर्न से अधिक या कम प्रदर्शन किया, यानी वह बाजार के साथ साथ मापता है बीटा कि कितना जोखिम हो रहा है, कितना कम ज़्यादा हो रहा है, अस्थिरता है या स्थिरता है। ये अपेक्षित रिटर्न यानी कितना रिटर्न होना था, जितना रिटर्न होना था उससे अधिक हुआ या कम हुआ, यानी मान लेते हमको 50 रुपये रिटर्न चाहिए था पर रिटर्न हुआ या तो 40 या फिर 60 हुआ, तो वो मापेंगे। सरल शब्दों में अल्फा जो है एक्चुअल रिटर्न एक्सपेक्टेड रिटर्न मापता है, यानी एक्चुअल रिटर्न कितना हुआ जो प्राप्त वो अपेक्षित था। मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड का अपेक्षित रिटर्न 10% है लेकिन उसे वास्तव में दिया 13%, तो यह ए बराबर अल्फा 13 और जो हमने 10% था तो 3% का लाभ हो गया। तो अगर 3% होता है तो फंड ने बाजार से खराब प्रदर्शन किया, यदि अगर -3 होता तो, पर यहाँ +3 है। ठीक, अब अल्फ़ा यदि 0 के बराबर हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू 0, तो औसत प्रदर्शन होगा, बाजार जितना रिटर्न होगा दोनों का सेम है, यानी बीटा भी यदि 0 होगा तो साथ साथ था उसका। अल्फ़ा यदि 0 से बड़ा है तो बेहतर प्रदर्शन होगा, निवेशक फंड ने अपेक्षा से ज़्यादा रिटर्न दिया। यदि 0 से कम है तो कमज़ोर प्रदर्शन, तो इसमें 0 से बराबर यानी साथ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा, औसत रहेगा। यदि 0 से ज़्यादा है तो अच्छा रहेगा, 0 से कम है तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा बीटा अल्फा। गामा इससे रिलेटेड नहीं है, गामा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएचजी से रिलेटेड। सेल्फ हेल्प ग्रुप कार्यक्रम मूलतः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वित्तीय रूप से वंचितों को लघु ऋण के रूप में प्रदान किया गया था। तो इस क्वेश्चन को कल करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। फिर उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा सार्वजनिक वो करेंट से है। फिर उससे अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन, ये भी करेंट से ही है, आईआर से रिलेटेड है बट। फिर उसके बाद पॉलिटी का एक क्वेश्चन है। 1-2 दिन में ये क्वेश्चन, ये 2023 का पेपर अब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी यहाँ अंत तक देखें, इसके लिए धन्यवाद, शुक्रिया।